तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बीफार्म थर्ड सेमेस्टर में। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि 5 यूनिट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और आज की जो वीडियो है वो पार्ट 1 होने वाली है जिसमें हम स्टार्टिंग की जो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट है उनको एक ही सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा है पीओसी सेकंड बीफार्म थर्ड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड स्टार्ट करने से पहले देखिए ना 3 पॉइंट आप ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले है कि दीज क्वेश्चंस आर फॉर कवरिंग लेंथ सिलेबस इन शॉर्ट टाइम। ये जो क्वेश्चन है वो हमने इस तरीके से लिखे हैं ताकि जो आपका लेंथ सिलेबस है वो कम टाइम में यहाँ पे कवर हो जाए। सेकंड, हेयर आर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे दोनों टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। इनके अलावा आपने कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे गारंटीड पास हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो हमने ना प्रीवियस क्वेश्चन बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देख लोगे तो आप गारंटीड यहाँ पे पास हो जाओगे। बाकी देखिए यहाँ पे ना जो टोटल क्वेश्चन है 5 यूनिट से आपके 30 क्वेश्चन होंगे। पहले हमने इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे जो हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं ना, इनको अपना फार्मेसी वाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप प्ले स्टोर पर सर्च करना है फार्मेसी वाला, एंड लॉगिन या फिर रजिस्टर करने के बाद आपको बीफार्म का सेक्शन नजर आएगा, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की, जो कि आपका बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। लेकिन उससे भी पहले देखिए हमने ये समझना जरूरी है कि आखिरी सब्जेक्ट क्या है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, और एज ए फार्मेसी स्टूडेंट आप इसको यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए वैसे तो इसका पार्ट 1 आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, इसका पार्ट सेकंड है, लेकिन अगर आपको याद भी नहीं रहा है तब भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। एंड इस सब्जेक्ट में सिलेबस में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होती रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन यही बनता है जो कि एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपने पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पे हम सिंपल ना वर्ड को ब्रेक करते हैं, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल देखो वर्ड को ब्रेक करा है पे फार्मास्यूटिकल प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? जैसे कि इसमें नेम आ रहा है फार्मा। फार्मा जैसे कि हमारे कोर्स में भी है बी फार्मा या फिर बी फार्मेसी, यानी कि हमें पता है कि हम इसमें ना मेडिसिन्स की स्टडी कर रहे हैं। तो जहाँ भी फार्मा वर्ड आ जाए या बोले तो फार्मास्यूटिकल वर्ड आ जाए, उसका मतलब होता है रिलेटेड टू मेडिसिन और ड्रग। तो इसका मतलब आपको क्लियर हुआ। बाकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देखिए केमिस्ट्री आपने पढ़ी जरूर होगी। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल्स की स्टडी करना, स्टडी ऑफ केमिकल्स कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी 2 टाइप की होती थी, आपने 10th या फिर 12th में पढ़ी होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यानी कि कार्बनिक अकार्बनिक हिंदी में भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, यानी कि उन कंपाउंड या उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, वो केमिस्ट्री हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कही जाएगी। तो अगर मैं दोनों वर्डों को मिलाऊं, यानी कि ऐसे कार्बनिक या कहें तो ऐसे कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना जो ड्रग या फिर मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं, वही समझना हमारी पीओसी यानी कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कही जाएगी। सिंपल, मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ी, बस ये वर्ड मैंने मिलाई और इससे मेरी डेफिनेशन बन के रेडी। अब देखो सिंपल, देखो यहाँ पे वही लिखा है, पीओसी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, properties, synthesis and reaction of those organic compound which are used in the development and formation of drug या कहें तो मेडिसिन। मतलब कि मेडिसिन या फिर ड्रग के बनाने में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं ना, उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करना, प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना, सिंथेसिस की स्टडी करना, रिएक्शंस की स्टडी करना, बस यही आपका पीओसी यानी कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अब जो आपका सिलेबस है इसमें देखो यही दे रखा है, यहाँ पे बेंजीन है और उसके डेरिवेटिव की आप स्टडी करोगे। बेंजीन क्या है? बेसिकली आपको एक कार्बनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। ऐसे ही इसके कई सारे डेरिवेटिव हैं, जिसकी फेनोल है, यहाँ पे अमीन वगैरह प्रेजेंट हैं, मतलब आगे कई दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे फैट एंड ऑयल के बारे में आप स्टडी करोगे। ऐसे ही पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की स्टडी करोगे, साइक्लो एल्केन्स की स्टडी करोगे। मतलब वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, आप यहाँ पे उनकी स्टडी करने वाले हैं, और इनका जो यूज़ है वो ड्रग को बनाने में यूज़ होता है। समझ लिया, ये हो गया आपका पीओसी। अब ये तो आपने ये जाना है कि आखिर आप इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे और इस सब्जेक्ट को आप क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे सिंपल मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं, यानी कि जो पीओसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फार्मेसी में।
सबसे पहला है इन ड्रग सिंथेसिस, मतलब लिखा है लर्न हाउ टू मेक न्यू मेडिसिन बाई कंबाइनिंग डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इस सब्जेक्ट में हम ये समझते हैं कि कैसे अलग अलग दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिला करके हम ड्रग को डेवलप कर सकते हैं या उसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। तो इसलिए भी हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ड्रग को सिंथेसाइज करना या उसकी सिंथेसिस को समझने के लिए हम पीओसी को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सेकंड है टू अंडरस्टैंड ड्रग रिएक्शन, जैसे रिएक्शन करती है ड्रग किसी दूसरे केमिकल के साथ या फिर हमारी बॉडी के साथ वो कैसे रिएक्ट करती है, ये भी हम यहीं पे समझेंगे। एंड थर्ड वन टू इंश्योर डैट मेडिसिन्स आर मेड करेक्टली एंड आर सेफ फॉर यूज़, और ये समझना कि जो मेडिसिन बनी है हमारी उसका जो कंपोजिशन है वो जिन केमिकल से मिलकर बनी है क्या वो सही तरीके से बनी है और क्या वो सेफ़ है, ये भी समझना हमारा इसी के अंदर आता है। ठीक है, एंड लास्ट में है इन डिज़ाइनिंग न्यू मेडिसिन, न्यू मेडिसिन की डिस्कवरी करना, उन पे एक्सपेरिमेंट करना, वो भी हम पीओसी में ही करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है आपको समझ आया, क्यों पढ़ रहे हैं, वो इस वजह से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपने समझ लेनी है। एंड इसके बाद देखिए फाइनली आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्चुअली में यहाँ से आपकी यूनिट फर्स्ट से बनते हैं। तो यहाँ पे है पहली यूनिट बेंजीन एंड उसके डेरिवेटिव। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है वो है देखिए राइट एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में आता है 7 या फिर 10 मार्क्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जो बेंजीन जो है जो आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है ये, तो ये जो बेंजीन जो है इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए या बोल तो डेराइव करने के लिए ना कई एविडेंस लगते हैं। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो यहाँ पे वही आपने बताना है कि एनालिटिकल एविडेंस कौन कौन से हैं, सिंथेटिक एविडेंस कौन कौन से हैं और इसके अदर और भी एविडेंस कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को कवर करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, मैंने ना ये मतलब कि टॉपिक वाइज जब वीडियोस कवर कराई थी ना वहाँ पे कवर करा था। तो यहाँ पे ना मैं उसी वीडियो को मर्ज कर दूंगा, आपने इस तरीके से पूरे को सॉल्व कर लेना। देखिए आपने पता ही होगा बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, तो ये एक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और बेंजीन के जैसे जो अदर कंपाउंड होते हैं यानी कि जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है वो बेंजीन के डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो देखिए सिंपल सा पहले वही यहाँ पे लिखा पड़ा है। बेंजीन क्या है, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड विच हैव C6H6 मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसके लिए आपने सेकंड जो मतलब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जैसे कि आप देखोगे एरोमेटिक कैरेक्टर एंड हैकल्स रूल, तो वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। एक बार को मैं फिर भी शॉर्ट में आपको बता दूं, जैसे कि हमारी जो बेंजीन है आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा, कुछ इस तरीके से बेंजीन होती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेटिव बॉन्ड होते हैं, यानी कि बोले तो कंजुगेशन यहाँ पे होता है, रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारे यहाँ पे कंजुगेशन होता है। और इसके अलावा ये हमारी साइक्लिक है और ये प्लेनर होती है। प्लेनर अभी फिलहाल आप ये समझें कि प्लेनर होती है, वो बाकी सेकंड पार्ट में आपको क्लियर समझ आएगा। तो ये रेजोनेंस की वजह से हमारी एरोमेटिक होती है, सिंपल सी बात है। और इसका वही केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H6। यहाँ पे 6 कार्बन होंगे, 6 ही हाइड्रोजन होंगे। और बात करते हैं देखिए जो कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव बोलते हैं। सपोज जैसे कि हमने बेंजीन पे ही यहाँ पे ऊपर इस तरीके से यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये हमने OH लगा दिया तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के हमने यहाँ पे एक और ग्रुप लगा दिया, हमारा फिनॉल हो गया। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन का डेरिवेटिव है। इसके अलावा एक हो गया हमारा ये दूसरा, अगर हम बात करें जैसे कि वही बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया CHO, ये हमारा बेंजल डिहाइड हो गया, बेंजल डिहाइड। ठीक है, इसके अलावा तीसरा अगर हम बात करें इसका डेरिवेटिव, जैसे कि ये हमारा वही बेंजीन है, मतलब उसी पे हमने कोई सब्स्टिट्यूट जोड़ देना है, जैसे कि यहाँ पे हमने NO2 जोड़ दिया तो ये हमारा नाइट्रो बेंजीन हो गया। ठीक है, समझ गए ना कि बेंजीन क्या है और बेंजीन के डेरिवेटिव क्या है। तो सिंपल सा अगर देखिए बात करें स्ट्रक्चर बेंजीन की कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि ये जो यहाँ पे आपको बॉन्ड नजर आ रहे हैं हमारे पाई बॉन्ड है ये, और ये जो ना डिलोकलाइज होते रहते हैं, जैसे कि ये वाला यहाँ पे आ सकता है, ये वाला यहाँ पे आ सकता है, ये वाला यहाँ पे आ सकता है। तो इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बन सकती है। यहाँ पे देखोगे यहाँ डबल बॉन्ड है लेकिन इसमें ये बॉन्ड आगे खिसक गया है, यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से, और इसको हम जो इजीली जो तरीका है, इजी तरीका है, हम इस तरीके से शो करते हैं, इस गोल सर्कल से दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस है कि बॉन्ड यहाँ पे घूम रहे हैं। अब बात करते हैं देखिए इसके स्ट्रक्चर की, जो हमारी स्ट्रक्चर जैसे अभी हमने देखी थी बेंजीन की,
तो इसको सिद्ध करना है, हमने प्रूव करना है। इसके क्या सबूत हैं कि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर सही है, या बोले तो इसके क्या सबूत हैं कि बेंजीन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो C6H6 होता है, या फिर क्या सबूत है कि हमारी जो बेंजीन है उसमें अल्टरनेटिव बॉन्ड होते हैं, बोले तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो उन सभी को सिद्ध करने के लिए जो हमारे पास प्रूफ होते हैं उन्हीं को बोलते हैं एविडेंस। तो सिंपल से वही है एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यानी कि बेंजीन की जब स्ट्रक्चर पहले हमने डेराइव की थी तो कौन कौन से हमारे पास ऐसे प्रूफ हैं कि उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से है। पहले बात करते हैं एनालिटिकल, जैसे कि हमारा एनालिटिकल यानी कि इसमें हम एनालिसिस करेंगे, जैसे कि आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा, वहाँ तो आपने टाइट्रेशन वगैरह ही पढ़ा होगा, लेकिन कुछ एनालिसिस की टेक्निक होती है जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी है। तो उसके द्वारा हम पता करते हैं कोई भी कंपाउंड है उसका केमिकल फॉर्मूला और उसका मोलिकुलर वेट वगैरह। तो देखिए यहाँ पे आपने चेक तो करना नहीं है, वो तो साइंटिस्टों ने पहले ही सिद्ध कर रखा है, प्रूव कर रखा है। बस आपने क्या है यहाँ पे जो लिखना है थ्योरी में वो आप समझ लीजिए, जिसकी सिंपली आपने लिखना होगा द मोलिकुलर फॉर्मूला बेंजीन वाज फाउंड टू बी C6H6। तो इसका फॉर्मूला ये पाया गया था, बोले तो इसके पास 6 हाइड्रोजन होते हैं। एंड अगर हम नॉर्मली देखें एक होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन, जैसे कि ये होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन। अगर इसको हम खोल कर देखें, जैसे कि टाइम नहीं लगाएं, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही पड़ा है, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ पे हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, H2 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 H2। लेकिन हमारा जो बेंजीन है उसके पास केवल कितनी हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे जो है कितनी है, 2 4 6 8 10 12 हाइड्रोजन है। यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो बेंजीन है उसमें कम हाइड्रोजन है और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उसमें डबल बॉन्ड बने हुए हैं। जब भी तो हमारी कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होंगी। देखिए यहाँ पे बात करें, कार्बन 4 वैलेंसी बॉन्ड बना सकता है, एक ये है, दूसरा ये है, बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं। इधर बात करें, जैसे कि एक कार्बन ने इस तरफ से बना रखा, एक इस तरफ से बना रखा 2, एक हाइड्रोजन के साथ बना रखा 3। तो इससे हमें ये अंदाजा लग रहा है कि कार्बन यहाँ पे सिंगल नहीं बल्कि कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड भी बना रखे हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा जो बेंजीन है वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं है, नॉर्मली बोले तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो इससे जो एनालिटिकल एविडेंस है यानी कि उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला जैसे ही हमें पता चला तो उससे हमें ये पता चल गया कि जो हमारा बेंजीन है वो जो है अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो सिंपल सा यही आपने लिखना है। बाकी अभी जैसे ही लेक्चर खत्म होने वाला होगा मैं आपको बताऊंगा शुरू से कि कैसे कितना आपने लिखना है। इसके अलावा सेकंड हम बात करते हैं जो कि हमारे एविडेंस है वो है सिंथेटिक। जैसे कि अभी मैं अगर आपको सिलेबस भी दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा एनालिटिकल हमने देख लिया, यानी कि जिससे हमें पता चल रहा था कि हमारा जो बेंजीन है वो अनसैचुरेटेड है, उसमें डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं जरूर है। इसके अलावा सिंथेटिक जो है इससे जैसे कि हमारा सिंथेटिक यानी कि यहाँ पे किसी के हम सिंथेसिस करेंगे, किसी केमिकल को हम बनाएंगे और उससे पता करेंगे कि कैसा है हमारा बेंजीन। तो बात करें इसमें सबसे पहले देखिए हमारा एविडेंस है वो है, देखिए जब हम बेंजीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, जैसे कि हमारा बेंजीन है C6H6, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और निकल हमारा एक कैटलिस्ट है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बना लेता है C6H12, यानी कि ये हमारा साइक्लोहेक्सेन जो कि हमने देखा था। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा बेंजीन है उसने हमारे 6 के 6 एटम अपने अंदर ले लिए और क्या बना दिया हमको, साइक्लोहेक्सेन। तो जैसे कि यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड थे, आपको नजर आ रहे हैं डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जब ये डबल बॉन्ड टूटेंगे या हटेंगे तभी तो हाइड्रोजन आके अटैच होगा। तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड यहाँ से हट रहे हैं और 6 यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो रहे हैं, या बोले तो सिंपली बोले तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जा रहे हैं। तो उससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है 3 डबल बॉन्ड हैं, 3 डबल बॉन्ड है। एनालिटिकल से हमें पता चला था कि हमारा जो है वो अनसैचुरेटेड है बेंजीन, लेकिन इसमें हमको ये भी पता चल गया कि कितने उसमें डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, इससे हमें पता चलता है। इसके अलावा देखिए सेकंड हमारा इसमें इसी की तरह का हमारा एविडेंस है वो है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजीन गिव्स बेंजीन हेक्साक्लोराइड बाय एडिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। जैसे कि हमारा बेंजीन है C6H6, यहाँ पे हम उसी तरह जैसे हाइड्रोजन के ऐड करे थे उसी तरीके से हम यहाँ पे 3 क्लोरीन के यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल ऐड किए अल्ट्रावायलेट रेज, बोले तो यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में, रेज नहीं लाइट की प्रेजेंस में। तो ये हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना लेता है, यानी कि वही 3 डबल बॉन्ड हटे और 6 यहाँ पे इसके एटम आके अटैच हो गए। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। इसके अलावा अगर हम बेंजीन को
जो है ओजोन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा ट्राई ओजोनाइड बना लेता है, यानी कि वही 3 एटम ओजोन के यहाँ पे अटैच हो जाते हैं जाकर के ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से ये जो हमारे तीनों जो पॉइंट है वो ये प्रूव करते हैं कि जो हमारा बेंजीन है उसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं और ये हमारा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए हमारा एविडेंस, मतलब जो सिद्ध करता है कि बेंजीन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड इजिली ऑक्सीडाइज। जैसे कि बात करें जो हमारा बेंजीन है, जैसे कि बेंजीन सिंपली, तो इसमें जो है ऑक्सीडेशन नहीं होता, बोले तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, तो यहाँ पे वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें जो हमारे दूसरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जो कि स्ट्रेट वाले होते हैं, बोले तो एलिफेटिक जो होते हैं, जैसे ये हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो मतलब अनसैचुरेटेड है, तो ये जो है हमारा ईजिली जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेंजीन शोज सब्सटीट्यूशन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। तो देखिए कई तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होती है हमारी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जिसके नेम हमारा सब्सटीट्यूट, यानी कि यहाँ पे जो कि हमारा बेंजीन है, जैसे कि मैं आपको जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा था सही तरह खोल के, चलो यहीं दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा इस तरीके से बेंजीन होगा, अभी यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से होगा हमारा, एक जगह डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड, तो ये हमारा बेंजीन है। तो बात करें यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर हमने हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा एटम यहाँ पे अटैच कर दिया, यानी कि सब्सटीट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, सपोज यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे Cl लगा दिया, ये हमारा हाइड्रोजन हट गया, तो ये कहलाता है सब्सटीट्यूशन। तो ये जो हमारी बेंजीन है ना, उसमें सब्सटीट्यूशन ही हो पाता है, उसमें एडिशन नहीं होता। एडिशन का मतलब क्या है, कोई नया ग्रुप ऐड करना, यानी कि सपोज हमने यहाँ पे Cl ऐड किया, अगर देखिए हम Cl को ऐड करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड इसने बना रखे हैं, रेजोनेंस इसने बना रखा है, तो ये जो है लॉस हो जाएगा। और कोई क्यों करेगा कंपाउंड अपने आप को, मतलब एक कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है तो वो अपने आप को नॉन एरोमेटिक क्यों बनाएगा, और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, तो वो तो स्टेबल ही रहना चाहेगा ना, यानी कि वहाँ पे जो है एडिशन नहीं होगा। जो हमारा बेंजीन है वो काफ़ी इंटेलिजेंट यहाँ पे है, बोले तो कि यहाँ पे ये एक चीज़ को निकालता है, वो तभी निकालता है जब दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ये जो है खुद को काफ़ी स्टेबल बना के ही रखता है, किसी दूसरे बंदे को वो एंटर नहीं कर सकता। हाँ, सब्सटीट्यूट कर सकता है, वो रिप्लेस कर सकता है, इसकी जगह दूसरे को जोड़ सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा कोई यहाँ पे नहीं ला सकता। तो ये है यहाँ पे सिंपली कि बेंजीन जो है हमारा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इनको हम डिटेल में देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे सिलेबस में, जो सारी जो रिएक्शन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, वहाँ पे आपको डिटेल में समझ आएगा। तो ये केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही शो करता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो बेंजीन है ना वो साइक्लिक है। साइक्लिक यानी कि नॉर्मली जैसे कि हमारे एलिफेटिक वाले थे वो तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जा रहे थे, यानी कि कुछ तो अलग है बेंजीन में, यानी कि वो साइक्लिक है। दूसरा कि वो हमारे यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, लेकिन जो अदर हमारे जो भी क्या है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एलिफेटिक वाले, स्ट्रेट चैन वाले, जैसे कि ये है, तो इसमें जो है इजीली हमारा एडिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे इसमें नहीं होगा, जैसे कि कुछ हमारे होते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन, जैसे कि ये एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे हमारा एडिशन हो जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारा जो बेंजीन है वो साइक्लिक है, साथ के साथ जो है वो अनसैचुरेटेड है। लेकिन अनसैचुरेटेड भी ऐसा है, वो अदर एल्केन या एल्कीन या बोले तो स्ट्रेट चैन वाले कंपाउंड जो है उनकी तरह बिहेव नहीं करता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर के। देखिए जल्दी से हम बात करते हैं। देखिए उसकी 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं, बोले तो 3 स्ट्रक्चर अभी तक हैं। जैसे सबसे पहले कैकुलेज स्ट्रक्चर, ही हमारा साइंटिस्ट का नेम है। सबसे पहले उन्हीं ने स्ट्रक्चर बताई थी कि इस तरीके से बेंजीन है, तो उन्हीं के नेम पे नाम रख दिया है। केमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, वो सारा चेक करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो भी अभी हम लास्ट में देखेंगे। तो सिंपल सा वही लिखा है। हमारे एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच कैकुले, तो उन्होंने 1865 में स्ट्रक्चर दी थी बेंजीन की। सबसे पहले इन्होंने सिंपली वही बोला था कि बेंजीन हमारी साइक्लिक होती है और इसमें जो है 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन जो है अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड उनसे वो कनेक्टेड होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, खुद आप लिख दोगे इसको तो वही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे अटैच होते हैं, वही हमारी कैकुले स्ट्रक्चर है। दूसरा केमिकल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सिंपली वही बना देना है, खोल के यहाँ पे लिख देना है, कार्बन से हाइड्रोजन वगैरह जोड़ देने,
यहाँ पे कुछ पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं कि इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ये पॉइंट आपने रट लेना है या याद कर लेना है बिल्कुल कि जो हमारे बेंजीन होते हैं उसमें जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। इसके अलावा जो बेंजीन जो होता है उसमें रेजोनेंस होता है, वही तो हम बात कर रहे थे रेजोनेंस, यानी कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हमारा रेजोनेंस ही तो है। ठीक है, इसके अलावा मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 है, ये भी सिंपल आपको पता ही है। मोलिकुलर वेट आप याद रख लेना जो कि आपका 78 होता है। और कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन ये जो है उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, वो अभी हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में देखेंगे। ठीक है, उसकी जो ऑर्बिटल पिक्चर है उसमें देखेंगे। इसके अलावा बात करें बॉन्ड एंगल जो है 120 होता है। बॉन्ड एंगल बोले तो जैसे कि ये हमारा कार्बन है तो इसमें जो एंगल है ये हमारा 120, ये जो है क्या है बॉन्ड एंगल है। और बात करें जो हमारा बॉन्ड लेंथ है जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और कार्बन कार्बन के बीच में वो कितनी कितनी है, जैसे कि सपोज कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रखा है तो इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो हमारी 1.34 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से कार्बन ने कार्बन से बना रखा है तो उसकी जो यहाँ पे लेंथ है वो हमारी 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो सिंपल सा वही हमारा केमिकल स्ट्रक्चर में इस तरीके से आपने सारे कुछ लिख देना है। लास्ट में बात करते हैं वो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखिए बात करें जो हमारा बेंजीन है ना वो इन तरह के स्ट्रक्चर में वो नहीं रुकता है। बोले तो ये जो हमारे यहाँ पे पाई जो बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं डबल डबल वाले, ये जो है डिलोकलाइज होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते हैं। तो सिंपल से उनकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना दी गई थी कि जो हमारा जो बेंजीन है वो इस तरीके से होता है, उसमें जो हमारे ये पाई बॉन्ड है वो घूमते रहते हैं, इसी को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये जो है हमारी जो कैकुले ने ये स्ट्रक्चर दी थी उनसे ज़्यादा ये स्टेबल होती है। तो इतना आपको आई होप समझ आ गया होगा। सबसे पहले ये जो हमने एनालिटिकल एविडेंस देखा था ये पूरा आपने इस तरीके से छापना होगा। उसके अलावा जो हमारे सिंथेटिक हैं ये वाले एविडेंस ये आपने यहाँ पे बताने होंगे। ठीक है, और ये जो है स्ट्रक्चर अगर बात करें जैसे कि ये सारे पॉइंट वो भी हमारे एविडेंस में थे तो ये सारे आपने लिखने हैं। या फिर आप बीच में स्ट्रक्चर आप डाल सकते हैं, यानी कि पहले आपने इंट्रो डाला कि बेंजीन है क्या, बेंजीन के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर आपने दिखा दी कि इसमें देखिए 3 तरह की स्ट्रक्चर इसकी होती हैं, एक हमारा केमिकल, एक हमारा कैकुले, एक हमारा रेजोनेंस। इसके बाद सिंपली आपने एनालिटिकल एविडेंस और सिंथेटिक एविडेंस ये बता देने हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपने करना है। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए वो है गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन जो है उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर और मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर में से कोई भी यहाँ पे पूछा जाता है शॉर्ट में, तो ये आपने यहाँ पे कवर करना है। कि यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन जुड़े पड़े हैं, कोई एक ही आता है, या तो पूछा जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बेंजीन की बनाइए या फिर बोले तो मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर आप बनाइए, तो कोई एक ही पूछा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अच्छा रेजोनेंस क्या होता है वो मैं आपको बता दूं अगर नहीं भी पता है कि देखिए जो बेंजीन होती है पहले आपने सिंपली बताना होगा कि जो बेंजीन है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरीके से बॉन्ड होते हैं। और ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड जिसको आप पाई बॉन्ड भी बोलते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह इस तरीके से डीलोकलाइज होते रहते हैं। जो बात मैंने बोली है सिंपली वही वर्ड में आपने स्टार्टिंग में लिखनी होगी कि कैसे कि बेंजीन इज ए साइक्लिक स्ट्रक्चर विच हैव 6 कार्बन एटम कनेक्टेड टुगेदर बाय अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ईच कार्बन एटम फर्दर कनेक्टेड टू द 1 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी लगा होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपली आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देनी होगी। इसी को रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहाँ पे जो पाई बॉन्ड होते हैं वो डीलोकलाइज होते रहते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म है वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो एक ही इसकी फॉर्म दिखाने के लिए इस तरीके से हम सर्कल दिखाते हैं, इसी को रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी में और करके जो दूसरा है वो है ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये थोड़ा आपने समझना होगा कि देखिए जो बेंजीन होती है उसके जो मोलिक्यूल्स हैं, हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर यानी कि जो उसके मोलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, यही तो है इसके मोलिक्यूल। तो उनके ऑर्बिटल्स की पिक्चर आपने बतानी है। बोले तो उनका शेप क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे कि जो कार्बन जो होते हैं हमारी बेंजीन के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अगर नहीं पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि देखिए जब 2 अलग अलग एनर्जी के आपके ऑर्बिटल मिल करके एक न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं सेम एनर्जी का और सेम शेप के, उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आपने 10th-12th में पढ़ा ही होगा। तो sp2 कहने का मतलब है कि एक s शेप, एक s ऑर्बिटल एक और 2 p ऑर्बिटल,
एक s और दो p ऑर्बिटल जब मिल जाते हैं तो उनके मिलने से जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे sp, तो वो आपके कहलाएंगे हाइब्रिडाइज या बोले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो वही लिखा है कि मीन 1s और 2p ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म 3 ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी, दैट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आपने देखिए इस तरीके से यहाँ पे दिखाना होगा कि जो कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। एंड बात करें ग्राउंड स्टेट की, तो वहाँ पे जो मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कौन से ऑर्बिटल में कितने होते हैं, तो देखिए जो 1s जो होता है उसमें वो फुल होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2s भी फुल होता है। एंड जो आपका जो p ऑर्बिटल जो होता है उसकी जो सब सेल हैं दो ही फ्री मतलब भरी होती हैं, एक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये ग्राउंड स्टेट की बात है। अगर बात करें देखिए एक्साइटेड स्टेट की, जब हमारा जो कंपाउंड है बोले तो कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसका जो 2s के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी आपका p ऑर्बिटल में आ जाता है। इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट है। अब देखिए बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, देखिए जब एक s और दो p यानी कि एक s और दो p ये दोनों जब मिल करके जो सेम एनर्जी के हमारे जब ऑर्बिटल बनाएंगे, बोले तो यहाँ पे जो मैंने दिखा रखा है देखिए 1s ये अलग एनर्जी के हैं, लेकिन ये जो तीनों जो हैं ये sp2 sp ये इस एनर्जी के हैं, बोले तो सेम शेप होगा और सेम इनका एनर्जी लेवल होगा। तो इसको आप बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 3 ही इन्वॉल्व है, एक s और 2p, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। तो देखिए सिंपली अगर नहीं भी पता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ही जो शेप होता है मॉलिक्यूल्स का वो अलग अलग हो जाता है। sp अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइनियर, यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से लाइनियर होगी। एंड sp2 अगर होता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर वो ट्राइगोनल होगी। ट्राइगोनल बोलते हो जैसे कि त्रिकोण की तरह कुछ इस तरीके से होगी। अगर sp3 होता है तो उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बोले तो कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा जो बेंजीन के अंदर जो सारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, तो बेंजीन का जो ऑर्बिटल पिक्चर होगी वो भी उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ट्राइगोनल होगी। तो वही लिखा है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप एंड बॉन्ड एंगल इज 120। तो थोड़ा इसको समझते हैं, जैसे कि सिंपली आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर आपने एक्चुअली में बनानी होगी, यही है ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि जो बेंजीन है उसकी ऑर्बिटल पिक्चर आपने ड्रॉ कैसे करनी है। तो आपने देखिए इस तरीके से पहले डॉट बना लेने हैं, जो कि 6 डॉट होंगे। 6 डॉट कहने का मतलब है जो कि 6 कार्बन को शो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्राइगोनल कहने का मतलब क्या है, जिसके सपोज आपको जो कार्बन अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज है तो उसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होगी, जैसे कि ये है और इस तरीके से एंड इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ तो ये जो है त्रिकोण की तरह यहाँ पे नजर आएगा, बोले तो इसी को हम ट्राइगोनल बोलते हैं। तो हर जो कार्बन है यहाँ पे वो ट्राइगोनल, तो इस तरीके से आपने इमेज बनानी होगी। लाइक ये इस तरीके से यहाँ पे खींचना होगा और यहाँ पे ये और यहाँ पे इस कार्बन का एंड इस तरफ से। तो हर एक का आपने ऐसे ही बनाना है जैसे कि मैं आपको बना रहा हूँ, और ऐसे ही आपने एग्जाम में भी बना करके आना है। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ ये इस तरीके से एंड इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना देता हूँ, 1 मिनट आप बस वेट करिएगा। एंड ये इस साइड से और इस तरफ एंड ये इस तरफ एंड ये इस तरफ। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है जो है केवल कार्बन कार्बन की ही ऑर्बिटल पिक्चर बनी है। तो अभी जैसे कि हमको पता है कि जो बेंजीन जो होता है उसमें यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगे होते हैं। तो हाइड्रोजन को देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई दूसरी मैं पेन ले लेता हूँ इसकी मेरे पास, 1 मिनट बस आप वेट करिएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे रेड पेन है, यहाँ पे ऑर्बिटल जो है मतलब हाइड्रोजन का कुछ इस तरीके से होगा जो कि एस टाइप होगा। ठीक है, और ये जो अभी हमने सारे दिखाए हैं वो sp टाइप दिखाए हैं, sp2 हाइब्रिड वाले दिखाए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक और चीज है कि ये जो आपको ऑर्बिटल है 2pz वाला, ये यहाँ पे अभी शो नहीं किया है। तो इसको भी हम हर एक कार्बन पे शो कर देते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे होता है। जैसे कि ये आपने इस तरीके से दिखा देना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से है और ऐसे ही ये इस कार्बन के पास है और ऐसे ही ये इस कार्बन के पास है और ऐसे ही ये इस कार्बन के पास है। तो यहाँ पे अब ये जो है पूरी तरीके से हो चुका है। अब सिंपली हमने यहाँ पे बॉन्ड दिखा देने हैं कि ये जो 2p जो आपका z होता है ये इस तरीके से जो है ये केवल वही बॉन्ड बनाते हैं जो पाई बॉन्ड होते हैं, जो मतलब डीलोकलाइज करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके पाई बॉन्ड एक ये है, एक ये है एंड एक ये है, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे बन चुके हैं। अगर बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड जो है जो कार्बन कार्बन के बीच में बन रहे हैं वो एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है,
एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे। तो ये जो है 6 कार्बन जो 6 जो सिग्मा है वो कार्बन के बीच में बन रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में, और सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में जो बन रहे हैं वो भी 6 होंगे। तो टोटल जो हमारे सिग्मा बॉन्ड है वो 12 हो गए और पाई बॉन्ड जो है वो आपके 3 हो गए। तो यही जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऑर्बिटल पिक्चर बोलते हैं। तो यही आपने ड्रॉ करनी है, थोड़ा इसमें टाइम लग गया बताने में, तो वही यहाँ पे आप देख लेना। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन एरोमेटिसिटी एंड हकल्स रूल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट में क्वेश्चन आपका बनता है, जो कि आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है, एरोमेटिक कैरेक्टर एंड हकल्स रूल। तो इसको भी आपने यहाँ पे कवर करना है। तो एरोमेटिसिटी क्या होता है कि देखिए ये जो है एक प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की, जो कि आपके जो कंजुगेटेड साइक्लो एल्कीन्स होते हैं, लाइक जैसे कि बेंजीन है, तो ये बेंजीन की एक प्रॉपर्टी है जो कि उसको स्टेबल बना के रखती है, और इसके अंदर जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। तो सिंपली आपने यही लिख देना है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेटेड साइक्लो एल्कीन्स लाइक बेंजीन विच एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से आपने दिखाना होगा, ये आपकी एरोमेटिसिटी है। और सेकंड यहाँ पे पूछा गया, देखिए वो है हकल्स रूल। कि हकल्स रूल क्या होता है, तो देखिए एरोमेटिसिटी को पता करने के लिए कि मतलब कौन सा कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है या फिर नहीं है, तो उसके लिए एक रूल आया था जो कि हकल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। ये जो साइंटिस्ट है वो हमारे जर्मन के थे, जिन्होंने 1931 में ये रूल दिया था कि अगर जो भी कोई कंपाउंड है अगर इनके रूल को फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक कहा जाता है। तो आखिर क्या है उनका रूल, अगर आपको नहीं पता है तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, या बोले तो कोई भी कंपाउंड है, अगर वो एरोमेटिक होगा तो वो इन 4 चीज़ों को फॉलो करेगा। तो पहला क्या है कि देखिए कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, वो साइक्लिक होना चाहिए। बोले तो उसकी जो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से रिंग होनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए वो है कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर। प्लेनर कहने का मतलब है कि जो सारे जो एटम है वो एक ही प्लेन में हो, वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में ना हो, तो ये प्लेनर होना चाहिए। एंड थर्ड बने कि कंपाउंड शुड बी कंजुगेटेड। कंजुगेटेड का मतलब उसमें रेजोनेंस हो, जैसे कि बेंजीन में होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस इसमें है। एंड लास्ट वन देयर शुड बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 4n+2 पाई होने ही चाहिए। n जो है वो है नंबर ऑफ रिंग। जैसे कि एग्जांपल अभी हम समझते हैं, जैसे कि आपकी बेंजीन है, तो बेंजीन आपकी साइक्लिक है, नजर आ रही है। प्लेनर है तो ये प्लेनर आप मान लीजिए कि प्लेनर होती है, सारे जो एटम्स होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। एंड इसके अंदर देखिए रेजोनेंस है, कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एंड लास्ट वन देखिए यहाँ पे कि इट कंटेन्स 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने काउंट करने होंगे। देखिए यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ रिंग, तो यहाँ पे एक रिंग है, तो 4 × 1 + 2 पाई, तो 4 × 1 = 4 एंड 2 पाई यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टोटल हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप काउंट करोगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि हमको पता चल रहा है कि ये जो है सारे नियमों को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये है आपका हकल्स रूल। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन विद एग्जाम्पल, क्योंकि कई बार शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, या फिर मोस्टली जो यहाँ पे बनता है वो लॉन्ग में यानी कि 7 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया हुआ है, यहाँ पे रिएक्शंस दी हुई हैं बेंजीन की। तो यहाँ पे है फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड यहाँ पे है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है क्या। देखिए फ्राइडल और क्राफ्ट ये 2 साइंटिस्ट के नेम है, ये अलग कंट्री के हैं और ये अमेरिकन कंट्री के हैं। तो अभी लास्ट में इनके बारे में लिखा है मैंने, तो बने रहना। तो ये हमारे 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ये एल्काइलेशन और एसाइलेशन 2 रिएक्शन ये दी थी, प्रपोज की थी। तो बात करते हैं एल्काइलेशन, जैसे कि नेम मारा, यानी कि यहाँ पे जो हमारी बेंजीन है, तो बेंजीन जैसे कि इस तरीके से इसमें हर जगह हाइड्रोजन जुड़े होते थे, हर एक कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जैसे कि हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे आके हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना वो हमारा एल्काइल होगा, जैसे कि हमारा एल्काइलेशन। एल्काइल बोले तो यानी कि आर आप बोल सकते हैं, जैसे कि CH3 है, C2H5 है, तो ये हमारे एल्काइल हैं। तो ये हाइड्रोजन को हटा के हमने ये अटैच करने होंगे, तो वही जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी क्या कहलाएगी, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाएगी। तो सिंपल सा देखिए, इन दिस रिएक्शन हेलोजन एटम हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक AlCl3, BF3, FeCl3। तो हमारी बेंजीन होती है और कोई भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे मिथाइल क्लोराइड है, सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे बेंजीन है, हमारा मिथाइल क्लोराइड है।
तो CH3 जो कि हमने अटैच करना था तो वो बेंजीन से आके अटैच हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 हमारा कैटलिस्ट होता है जो कि लुईस एसिड है। एनहाइड्रस कहने का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, वाटर बिल्कुल नहीं है। तो ये AlCl3 जो है यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट काम करता है। जैसे सिंपल सा नज़र आ रहा है कि हमारी रिएक्शन ऐसे ही हो गई है, लेकिन अगर प्रीवियस वीडियो देखिए तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हर एक रिएक्शन में 3 स्टेप होती हैं। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लवर, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा है हमारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा, ठीक है, किस पे करेगा, वो भी बेंजीन पे, जिस पे उसने जाके बाइंड होना है या बोले तो अटैच होना है। तीसरा रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। हमारा जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ से रिमूव भी होगा। तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। तो सिंपल सा पहले है देखिए फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे फॉर्म होगा, तो यहाँ पे जो हमारा जैसे एग्जांपल लिया था हमने किसका, मिथाइल क्लोराइड का। तो मिथाइल क्लोराइड जो है, जो हमारा लुईस एसिड जो कि कैटलिस्ट था उसके साथ रिएक्ट करता है। तो इसमें होगा क्या कि देखिए जो हमारी क्लोरीन जो यहाँ पे Cl जो हमारा ग्रुप है, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके इससे अलग छूटेगा। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा बोले तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी जो हमारा CH3 है तो इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे कार्बन 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 3 हाइड्रोजन के साथ, और ये टूट जाएगा तो एक बॉन्ड नहीं बना रहा है, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो वही तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो है AlCl3 के पास जब एक और Cl आ जाएगा तो ये बन जाएगा AlCl4-। तो इस तरीके से पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। उसके बाद क्या है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि उसके बाद जो इलेक्ट्रोफाइल जो बना है वो अटैक करेगा बेंजीन पे। और वो कैसे करेगा, जहाँ भी मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा तो वो कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो बेंजीन उसके लिए क्या करता है कि एक बॉन्ड को वो तोड़ता है और ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पे शिफ्ट कर देता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। वहीं पे आके जो है हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच होता है, वो यहाँ पे अप्रोच होता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो कंपाउंड या बोलते हैं इंटरमीडिएट बना है वो हमारा कार्बोकैटायन होता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वो शिफ्ट होता रहता है। बोले तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे वही हमने गोल में बीच में प्लस करके ऐसे डॉट 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 से ये दिखा रखा है। तो यहाँ पे हमारा ये इंटरमीडिएट बना, बोले तो कार्बोकैटायन बना। उसके बाद में क्या है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। हमारे देखिए बेंजीन बहुत ही चालाक है, जब एक चीज़ निकलेगी जैसे कि अगर उसने ये CH3 आके अटैच करवाना है तो जब तक CH3 यहाँ पे नहीं आ जाएगा वो तब तक इस हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा, यानी कि एक चीज़ हटेगी तो दूसरी तुरंत ये लगा लेगा। बोले तो यहाँ पे जो हमारा ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि H जो है यहाँ पे जैसे कि H नज़र आ रहा है, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। तो वही जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमने रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए कौन आएगा, जैसे कि H बोले तो प्रोटोन है तो उसके लिए आएगा एसिड, सॉरी बेस, यानी कि AlCl4-, जो कि हमारा कहाँ बना था, जब हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाया था उसी के साथ में AlCl4- बना था। तो वो आएगा, वो सारे भी जो भी हाइड्रोजन है एक उसको अप्रोच करेगा और उसके साथ क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और एक Cl और निकलेगा यहाँ से, HCl। बाकी कितना बचा यहाँ पे AlCl3। तो ये तो हमारा कैटलिस्ट है, जैसा हमने यूज़ किया था शुरू में सेम का सेम वही लास्ट में जाके बच जाएगा, वही तो होती है कैटलिस्ट। और सिंपल सा CH3 जो हमारा ये बेंजीन पे आके अटैच हो जाएगा और ये बनाएगा टोल्यूइन। इसका कंपाउंड का नाम है टोल्यूइन। तो ये जो है इस तरीके से जो ये हुई, ये हमारी फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप बेंजीन से आके अटैच हो गया, बोले तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमारा फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन उसका मैकेनिज्म वगैरह ही कंप्लीट होता है। उसके बाद में बाकी यहाँ पे एक पॉइंट है वो है लिमिटेशन की फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की क्या लिमिटेशन है, तो वो सिंपली यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहला पॉइंट देखिए वो है एराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एल्काइल हैलाइड। जैसे कि ये जो है अभी जो हमने यूज़ किया था वो क्या था, CH3Cl। तो ये जो है एल्काइल ग्रुप है और ये हमारा हैलाइड ग्रुप है, बोले तो हैलोजन है। तो ये हमारा एल्काइल हैलाइड हुआ। तो हम
फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में केवल एल्काइल हैलाइड ही यूज़ कर सकते हैं, हम एराइल हैलाइड यूज़ नहीं कर सकते। बोले तो कोई हमारी फिनाइल की रिंग इस तरीके से Cl के साथ जुड़ी है, हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो ये इसकी लिमिट है। तो पहला आपको पॉइंट समझ आया। दूसरा है देखिए, एनिलीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट अंडरगो फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तीसरा पॉइंट भी आप समझिए, इसको मैं दूसरे के साथ समझ आया, मतलब दोनों को एक साथ समझा दूंगा। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फेल्ड व्हेन यूज विद कंपाउंड सच एज नाइट्रोबेंजीन एंड अदर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जैसे कि एनिलीन की बात करें, एनिलीन क्या होता है, एनिलीन में बेंजीन जो है उस पर NH2 अमीन ग्रुप आके अटैच हो जाता है, और नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, हमारा यहाँ पे NO2 ये जो ग्रुप है वो आके अटैच हो जाता है। तो अब देखिए बात करते हैं कि इनमें ये मतलब क्यों नहीं होती है फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्यों नहीं होती है। तो जो NH2 और NO2 ये जो हमारे ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि ये जो है यहाँ से उल्टे इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। अब देखिए हमें क्या पता, अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, बोले तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होने वाला है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहाँ पे आएगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन का लवर वहीं तो भागेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। और क्या हो कि वहाँ पे ऑलरेडी ऐसे ग्रुप अटैच हों बेंजीन से कि जो कि हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो बेंजीन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो है यहाँ पे जो रिएक्शन है जो हमारी फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वो यहाँ पे नहीं होगी। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा इन फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन occurs, so one only certain alkyl benzene can be made due to tendency of cation to rearrange। तो इसमें एक और पॉइंट ये है कि इसमें जो कंपाउंड हमारा बनता है तो उसमें बीच में आपने देखा होगा कार्बोकैटायन यहाँ पे बनता है तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है, तो ये भी इसकी एक लिमिट है, इससे केवल एक ही कोई हमारा एल्काइल बेंजीन वगैरह बन पाता है। और लास्ट में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है देखिए, अदर प्रॉब्लम इज दैट द प्रोडक्ट इन फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यानी कि एल्काइल बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन स्टार्टिंग मटेरियल। सपोज जैसे कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, यहाँ पे बेंजीन था और मिथाइल क्लोराइड था जो ये रिएक्ट कर रहे थे, यानी कि बेंजीन हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट बन रहा हमारा टोलुइन, तो टोलुइन जो है वो बेंजीन से मोर रिएक्टिव है, यानी कि वो जो है यहाँ पे और ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन करा सकता है। तो ये जो है इसकी लिमिट है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन इन एक्सेस अमाउंट। बेंजीन को हम एक्सेस अमाउंट में यूज़ करके या ले करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो ना कुछ लिमिट्स हैं फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है देखिए वो है हमारा फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये भी बहुत आसान है, उन्हीं दो साइंटिस्टों ने दिया था, ये भी फ्राइडल क्राफ्ट नहीं। तो देखिए पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि दिस रिएक्शन वर डेवलप्ड इन 1877 बाय फ्रेंच केमिस्ट चार्ल्स फ्राइडल एंड अमेरिकन केमिस्ट जेम्स क्राफ्ट। तो इन दोनों ने ये जो है रिएक्शन दी थी तो उन्हीं के नेम पे, जैसे कि फ्रेंच केमिस्ट थे हमारे चार्ल्स फ्राइडल, तो फ्राइडल नेम आ गया, और अमेरिकन जो थे वो है हमारे जेम्स क्राफ्ट, तो क्राफ्ट ले लिए। तो दोनों के नेम कंबाइन करके और जो रिएक्शन उसमें हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हो रही है एसाइलेशन, यानी कि नेम में आ रहा है कि यहाँ पे एसाइल ग्रुप आके जुड़ेगा। एसाइल ग्रुप क्या होता है, ये जो है देखिए हमारा एसाइल ग्रुप है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप होगा, एक तरफ हैलोजन बोले तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन वो ऐड होगी, बीच में ये कीटोन वाला ग्रुप है, ठीक है, CO सीडल बॉन्ड ओम। तो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इज इन बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय एसाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, जैसे कि AlCl3 एनहाइड्रस। तो इसमें जो है बेंजीन में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके हमारा ये जो है एसाइल ये जो ग्रुप है हमारा वो आके अटैच हो जाएगा, ये हमारी क्या कहलाएगी, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। लेकिन किसकी प्रेजेंस में, वही हमारा लुइस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, बात करते हैं मैकेनिज्म, वही 3 ही स्टेप होंगी जैसे कि शुरू से अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो पहली जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि अगर आपने पहली रिएक्शन समझ ली ना, जैसे कि नाइट्रेशन स्टार्टिंग जो थी सल्फोनेशन वगैरह, तो सारी की सारी आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगी। तो पहला इसमें पॉइंट है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल हमने लिया है एसिटिल क्लोराइड का, यहाँ पे CH3 है, COCl है, तो ये हमारा एसिटिल क्लोराइड है। तो यहाँ पे हमने कार्बोकैटायन बनाना है, और सॉरी मतलब इलेक्ट्रोफाइल बनाना है।
तो ये एसिटिल क्लोराइड जो है हमारा AlCl3 जो कि हमारा लुईस एसिड है, लुईस एसिड, तो इसके साथ रिएक्ट करता है। और ये जो हमारा Cl है यहाँ पे क्या करेगा, अपने ये इलेक्ट्रॉन लेके या बोले तो बॉन्ड तोड़ करके इसके पास आएगा और इनके ऊपर आ जाएगा फिर पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। बाकी इसके ऊपर AlCl3 के पास एक और Cl आ रहा है तो AlCl4 माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब सिंपली जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा बेंजीन पे, बेंजीन पे सेम वही इसका मैकेनिज्म है कि बेंजीन ने अगर इस ग्रुप को अपने आप से अटैच करना है तो अपना जो है एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पे शिफ्ट करने होंगे। तो वही जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो जो हमारा बेंजीन है उसका ये वाला कार्बन, ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है उसको अप्रोच करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। लेकिन ये जो कार्बन है जहाँ पे बॉन्ड टूटा है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पे पहुँच गए सारे, तो उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यही पॉजिटिव चार्ज आगे ऐसे ट्रांसफ़र होता रहता है, बोले तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, वही हमने बीच में डैश करके दिखा रखा है। तो ये हमारा कार्बोकैटायन बना। लास्ट में क्या है, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन भी है हमारा, ठीक है, हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, तो उस हाइड्रोजन को हमने हटाना है तभी तो उसको रिप्लेस करके अच्छी तरीके से जुड़ पाएगा। तो सिंपल सा क्या है, एट लास्ट ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम कार्बोकैटायन। तो सिंपल सा जो हमने यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल बनाया था इसके साथ हमारा AlCl4 माइनस बना था, तो यही जो है यानी कि ये बेस है वो अप्रोच करेगा H+ आयन को, बोले तो प्रोटॉन को कौन लेगा, बेस लेगा। तो वही है, देखिए ये हमारा क्या है कार्बोकैटायन जो अभी बना था और यहाँ पे AlCl4 माइनस बेस आया, उसने H को लिया, क्या बना दिया HCl, एक Cl यहाँ से निकला, एक H यहाँ से आया, तो HCl, बाकी यहाँ पे Cl कितने बचे 3, तो AlCl3। ये हमारा कैटलिस्ट है, जैसा था वैसा ही लास्ट में वो निकल गया है। बाकी जो हमारा ये बेंजीन है उसके ऊपर अपना पूरा ये इस तरीके से आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बन गया और COCH3 ग्रुप हमारा एसाइल ग्रुप है और ये जो हमारा कंपाउंड बना वो है एसीटोफेनॉन, बोले तो हमारा कीटोन है, CO C डबल बॉन्ड O कीटोन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इसका मैकेनिज्म है फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का, सॉरी एसाइलेशन का। इसके बारे में मैंने बता दिया था किसने रिएक्शन दी थी। बात करते हैं इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहले दोज एरोमेटिक कंपाउंड विच आर लेस रिएक्टिव देन मोनोहेलो बेंजीन कांट अंडरगो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जो कंपाउंड जैसे कि सपोज हमारा ये कोई कंपाउंड जैसे कि ये है, इसको हम बोल रहे हैं मोनोहेलो बेंजीन, यानी कि बेंजीन से कोई एक हेलोजन जुड़ा हो, अगर हमारा कंपाउंड इससे कम रिएक्टिव है तो वो जो है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं दे सकता, ये इसकी लिमिट हुई। दूसरा पॉइंट है, देखिए एसाइलेशन रिएक्शन ओनली यील्ड कीटोन्स, तो इसके अंदर केवल कीटोन्स ही बनते हैं, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारी फिनाइल या बोले तो बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे एसिटोफिनोन बन रहा है जो कि हमारा कीटोन है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो भी केवल प्रोटोन ही बनता है। एंड लास्ट में जो है यहाँ पे वो हमारा एराइल अमीन कांट बी यूज्ड इन द फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन विद लुईस एसिड, दे आर हाईली अनरिएक्टिव। तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड ले रहे हैं, तो इसकी जगह ना हम एराइल अमीन नहीं ले सकते क्योंकि वो जो है बहुत ही कम रिएक्टिव होता है या बोले तो अनरिएक्टिव होता है। तो ये जो है किसकी लिमिटेशन है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन आपका बनता है, एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि 7 या फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आपका बनता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। कई बार यहाँ से शॉर्ट में भी क्वेश्चन बनता है, जो इस क्वेश्चन के दौरान ही आप यहाँ पे समझोगे कि राइट ऑर्थो मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विद एग्जांपल, जिसका जो सॉल्यूशन है वो आपको इसी क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा कि कौन कौन से ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, कौन से पैरा या बोलते हो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, वो अपने एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे कवर करने हैं। पहले इसका देखिए समझिए कि क्या है ये। इसमें हमारा पॉइंट पहले था जैसे कि यहाँ पे है सिलेबस में सब्स्टिट्यूएंट क्या, नॉर्मली हमारा बेंजीन इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे इससे हर एक कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुई पड़ी है। तो यहाँ पे क्या था कि हम
किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैच कर रहे थे। सपोज हमने CH3 यहाँ पे अटैच करना है, या फिर क्लोरो फ्लोरो ये ब्रोमो वगैरह ये हमने अटैच करने हैं। तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो भी ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो उनको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है उसको हम, या ये रिएक्शन जो होती है उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो पहले तो वो ये डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूएंट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डेट रिप्लेस हाइड्रोजन एटम इन द बेंजीन। सिंपल है, बेंजीन में हाइड्रोजन एटम को जो भी एटम या ग्रुप आके रिप्लेस करता है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है वो सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है, आपने देखा ही है, जो कि है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब समझिए इसका, जैसे कि ये हमारी बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन से सपोज यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप ये अटैच हुआ पड़ा है, तो ये जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। बेंजीन है हमारी, बेंजीन से एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा पड़ा है यानी कि मोनो, ये हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो बात करते हैं कि अगर बेंजीन से कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो तो उसके जुड़ने के बाद बेंजीन के ओरिएंटेशन में और उसकी रिएक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन समझ आया आपको कि अगर कोई हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन से जुड़ा पड़ा है तो उसके जुड़ने के बाद हमारी जो बेंजीन है उसका ओरिएंटेशन और उसकी जो रिएक्टिविटी है किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, उस पर क्या असर पड़ेगा, वो घटेगी या बढ़ेगी, कब घटेगी या कब बढ़ेगी, या फिर कौन सा ग्रुप आने पे उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, ये हमारा पॉइंट बनता है। इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा, जैसे कि हमारी बेंजीन है, इसमें जो है देखिए जो हमारे कार्बन्स होते हैं उनको हमने नेम दे रखे हैं, ठीक है, साइंटिस्टों ने। तो जो NO2 है जो कि हमारा मेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा पड़ा है, कोई भी हो सकता है, देखिए CH3 हो सकता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमारा ग्रुप जुड़ा पड़ा है, तो इसका जो एडजेसेंट बोले तो पास वाला जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं हम ऑर्थो। जैसे मैं यहाँ को आपको बना दूँ, ये हमारा NO2 यहाँ पे है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो, ठीक है। उसके साइड वालों को बोलेंगे मेटा। देखिए बिल्कुल आपने याद कर लेने हैं, या अभी आपने नहीं पढ़ा हो तो आप बिल्कुल अभी से इनको याद कर लें। ये पोजीशन के नेम है जो कि कार्बन इस तरीके से जुड़े होते हैं। इसके जस्ट सामने वाला होता है, ये होता है पैरा, ठीक है, पैरा। और ये बिल्कुल सेम होते हैं, ऑर्थो और मेटा, ठीक है, ऑर्थो मेटा मेटा पैरा। और ये हमारा कोई वहीं पे स्पेशल या बोले तो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि OM पैरा यानी कि ओम प्रकाश। तो ये जो है इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो पहले आपने ये चीज़ समझ आई कि इनके नेम होते हैं, हमारे जो भी कार्बन यहाँ पे मतलब ज्वाइंट होते हैं, जो पास वाला होता है उसको हम ऑर्थो बोलते हैं, दोनों तरफ ऑर्थो, उसके बाद मेटा एंड एक होता है हमारा पैरा। तो बात करते हैं, देखिए ये जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जैसे कि NO2 है जो हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके जुड़ा पड़ा है। इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें यहीं पे जैसे क्लोरो यहाँ पे जुड़ा पड़ा है तो ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये जो है ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग, पहले हम बात करते हैं होते हैं रिंग एक्टिवेटिंग, एक होते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो देखिए सिंपल सा क्या है, एक्टिवेटिंग से समझ आ रहा है कि ऐसे ग्रुप जो कि बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। अगर वो बेंजीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो जो है उसको एक्टिवेट करेंगे किसके लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो उसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। दूसरा हमारा रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि ऐसे ग्रुप जो कि बेंजीन को डीएक्टिवेट करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो इनको समझिए, देखिए होता क्या है कि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो हमारे रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। अच्छा, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन से अटैच होता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका लवर, यानी कि उसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा भाई वो तो वहाँ पे भागेगा। तो ऐसे कंपाउंड
या फिर ऐसी ग्रुप जो कि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे हमारी बेंजीन को, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारा इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे आके अटैच होना चाहेगा। दूसरी तरफ ऐसे कंपाउंड या कंपाउंड नहीं, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, बोले तो विड्रॉ कर लेंगे, तो बेंजीन के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि उसका तो घर उजड़ा पड़ा है, तो वहाँ पे क्यों जाएगा हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल। समझ आया। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि अगर हमारी बेंजीन है, उससे ये ग्रुप जुड़ा है, जैसे कि NH2 ग्रुप है, तो उसके पास लोन पेयर है, तो ये जो है इनको डोनेट कर सकता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन की डेंसिटी में, बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से जल्दी यहाँ पे अटैच होगा। इतना समझ आया। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा ये है, यहाँ पे है NO2, तो यहाँ पे जो O2 अगर आप देखोगे, इसको अगर मैं और खोल के इस तरीके से लिखूँ, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड O और इधर ये O, ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि इसको तो ये और ज़्यादा, ये जो है ये बॉन्ड तोड़ेगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि ये जो है यहाँ से और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ये हमारा रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इतना आपको समझ आया। तो देखिए वही जो है ना, सारे कुछ यहाँ पे लिखा पड़ा है कि सब्स्टिट्यूएंट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग और रिंग डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग वाले वो जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, बल्कि वो बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए कि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा होता है तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आगे जुड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है वो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा, वो मेटा पे कभी भी नहीं जुड़ सकता। ठीक है, जैसे कि इनके एग्जाम्पल हैं, ये 3 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं, मॉडरेट कुछ उनसे कम, बिग वो बहुत ही कम। एग्जाम्पल जैसे कि CH2 माइनस है, NH माइनस है, O माइनस है, NH2 इसके ऊपर लोन पेयर है, हाइड्रोक्साइड NHR बोले तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और OCH3, तो ये जो है हमारे स्ट्रॉन्ग में आते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरे हैं मॉडरेट, यानी कि मॉडरेट वाले में आप देखोगे यहाँ पे उनके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, ये हमारे कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये हमारे मॉडरेट वाले हैं, यानी कि बीच के। एक है बिग, तो आप देखोगे ये हमारे एल्काइल ग्रुप हैं सारे, एल्काइल ग्रुप CH3 है, CH3 CH3 है, CH2 CH3, तो हमारे एल्काइल हैं, तो ये सारे हमारे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। दूसरे है रिंग डीएक्टिवेटिंग, यानी कि जो रिंग को बेंजीन को डीएक्टिवेट करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन को उल्टा खींचेंगे, उस पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो फिर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे आना चाहेगा ही नहीं। लेकिन कुछ कंडीशन जब हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो अगर आएगा भी तो कहाँ पे आके ज्वाइंट होगा, वो होगा मेटा पोजिशन पे। देखिए अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़े हैं तो वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आएगा, ऑर्थो पे भी आ सकता है, पैरा पे भी आ सकता है, लेकिन अगर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा हो तो वो केवल मेटा पोजिशन पे ही आएगा, ये आपने ध्यान रख लेना है। ये भी 3 तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक, ये हमारे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। जिसकी CH2 प्लस है, अगर प्लस चार्ज है तो तभी तो खींचेगा अपने तरफ। NO2 है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, COH है, SO3H है, CCl3 है, CF3 है, बाकी ये भी हमारे वही है कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O वाले, तो ये हैं। बाकी जो वीक के अंदर आते हैं हमारे वो हैलोजन आते हैं। हैलोजन के बारे में आपने एक पॉइंट ध्यान रखना है, देखिए एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में, ये हमारे डीएक्टिवेटर होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने ग्रुप में डाल रखा है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। बोले तो अगर हैलोजन जुड़ा हो तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आकर अटैच होता है, तो ये हमारा एक्सेप्शन है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं तो वो मेटा पोजिशन बता रहे हैं, लेकिन हैलोजन के केस में वो पैरा या ऑर्थो डायरेक्टर होगा, बोले तो पैरा या फिर ऑर्थो पोजिशन पे वो आएगा, लेकिन ये एक्चुअली में है हमारा डीएक्टिवेटर। तो ये पॉइंट आपने एक्सेप्शन के रूप में ध्यान रखना होगा। तो आगे देखते हैं कि पहला जो पॉइंट हमारा यहाँ पे बन रहा है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन। जैसे कि हमारा इतना भी आपको समझ आया सब्स्टिट्यूएंट, उसके टाइप्स वगैरह, अब इनको उनका बाकी का आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी, अभी देखेंगे रिएक्टिविटी बाद में, एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि ओरिएंटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी अगर ग्रुप यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है, तो उसके जुड़ने से हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस कारण पे आएगा, या फिर इस कारण पे आएगा। कौन से कारण पे वो आएगा,
तो पहला पॉइंट है वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर वहाँ पे ऐसे ग्रुप जुड़े हों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी कि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप यहाँ पे जुड़े हों, ये वाले रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, इन ग्रुप में से कोई भी अगर ग्रुप वहाँ पे जुड़ा होगा तो हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाले हैं वो कौन सी जगह पर आके अटैच होंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। या तो वो यहाँ पे आके अटैच होगा इलेक्ट्रोफाइल, या फिर हमारा यहाँ पे आके अटैच होगा। तो उसका ओरिएंटेशन आपको समझ आ गया। यानी कि इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से हमारा जो बेंजीन है उसका, या मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसका जो ओरिएंटेशन है वो अफेक्ट होता है, उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वही लिखा है, अगर ऑर्थो पैरा होंगे तो वो हमारे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यानी कि देखिए जैसे एग्जांपल जिसके फिनॉल है यहाँ पे ये हमारा फिनॉल है, उससे OH जुड़ा हुआ जो कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जैसे कि एग्जांपल भी हम भी देखोगे यहाँ पे ये OH हमारा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे जब हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो NO2 जो ग्रुप है ना वो हमारा देखिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैच होता है। सॉरी दिख नहीं था, जो हमारा NO2 ग्रुप है वो इसके ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैच होता है, साथ के साथ उसके वो पैरा पोजीशन पे भी अटैच हो सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी वजह से ये हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच हुआ पड़ा है। तो दो कंपाउंड बनेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, एक हमारा O यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। ये 53% यानी कि मेजर है, ये जो है माइनर है। तो इतना समझ आया। तो वही यहाँ पे मैंने दोबारा से दिखा दिया, ऑर्थो मेटा मेटा पैरा। तो ये हमारा देखिए ऑर्थो पे है, ये हमारा पैरा पे है। ये किसकी वजह से है, एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से, यही तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है बोले तो अगर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यहाँ पे अटैच हुए पड़े हैं, इनमें से कोई भी है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है उसका जो ओरिएंटेशन मतलब किससे डिसाइड होगा, वो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से, वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग होगा। बोले तो वो मेटा पे आके अटैच होगा। एग्जाम्पल जिसके NO2 है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, उल्टा खींचता है, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैच होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा देखिए वो हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले होते हैं वो हमारे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग। जैसे कि नेम में ही आ रहा है कि अगर वहाँ पे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप यानी कि इनमें से कोई भी ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है तो हमारी जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो और फास्ट होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही जल्दी वहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि ये हमारी बेंजीन है और ये एरो जो शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि जो हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा पड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो हमारी रिंग एक्टिवेट हो गई। वहीं दूसरी तरफ ये जो एरो शो कर रहा है वो ऊपर को हो रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को उल्टा खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो हमारी जो रिंग है वो डीएक्टिवेट होगी। तो सिंपल समझ आ गया, यानी कि अगर वहाँ पर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो एक्टिविटी बढ़ेगी, अगर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो एक्टिविटी घटेगी। दूसरा पॉइंट वही है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है अगर वहाँ पे, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जैसे कि NO2 है, SO3H है, COOH है, CO है, तो ये जो है हमारे क्या होते हैं, डीएक्टिवेटर होते हैं। बोले तो ये जो एक्टिविटी है बेंजीन की उसको घटाएंगे। तो आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा कि क्या इफेक्ट पड़ता है जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है बेंजीन के ऊपर, उसकी ओरिएंटेशन पे और उसके रिएक्टिविटी पे, या बोले तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो जल्दी होगी या फिर देर में होगी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एंड इसके बाद देखिए लास्ट में एक और क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट में देखिए वो है गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ DDT, सैकरिन, BHC एंड क्लोरामिन-T, जो कि देखिए कई बार शॉर्ट में बनते हैं, जैसे कि कई बार DDT को शॉर्ट में पूछा जाता है 2 मार्क्स में, एंड यहाँ पे सैकरिन को भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, बाकी कंबाइंड रूप में ये जो है 7 मार्क्स में बनते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ DDT, सैकरिन, BHC एंड क्लोरामिन-T, तो यहाँ पे आपने कवर करना है। तो बात करते हैं DDT की सबसे पहले, जिसकी नेम हमारा मतलब नेम का अगर आपने इसकी मतलब समझ लिया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो इसका जो है स्ट्रक्चर आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो DDT की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो, यानी कि 2 क्लोरीन है, फिर डाइफिनाइल 2 फिनाइल रिंग है, यानी कि ये वाली जो रिंग होती है उसको हम फिनाइल रिंग बोलते हैं, 2 फिनाइल रिंग है, और ट्राइक्लोरो इथेन है, फिर 3 क्लोरो यहाँ पे ग्रुप है और इथेन है। इसका मतलब समझिए, स्टार्टिंग इधर से ही करते हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल यहीं से समझ आएगी। डाइक्लोरो तो हमने 2 क्लोरो यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है,
डाईफिनाइल, ये तो हमने फिनाइल रिंग यहाँ पे जोड़ दी। ट्राईक्लोरोइथेन, तो यहाँ पे देखिए इथेन है ये 1 2 मैथ एथ और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन बना, और 3 क्लोरो यहाँ से जुड़े पड़े तो ट्राईक्लोरोइथेन। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई होगी। बात करते हैं इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है C14H9Cl5। जो भी कार्बन है उनको आप काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए, क्लोरीन को काउंट कर लीजिए, ये टोटल इतने बैठेंगे। मोलिकुलर वेट है इसका 354.40 ग्राम है शायद, ठीक है, 40 ग्राम पर मोल। तो ये जो है इसका मोलिकुलर वेट है। बात करते हैं यूज़ की, तो ये जो है हमारा एज ए इंसेक्टिसाइड यूज होता है, यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं हमारे एग्रीकल्चर वगैरह में हो जाते हैं तो उनको ये किल करने के काम आता है, उनको मारता है, या फिर उसके बाहर भी जो इंसेक्ट होते हैं तो उनको ये मारता है। साथ के साथ जहाँ पे मोस्टली ये यूज़ होता है वो होता है मॉस्किटो को मारने में। जैसे कि आपने देखा होगा ना, मतलब सिटीज़ में या फिर गांव वगैरह में वो फुहारे से मारते रहते हैं, वो मच्छरों को मारने के काम आते हैं, तो वहाँ पे भी DDT का यूज़ होता है। तो ये जो है मोर इफेक्टिव होता है किसके अगेंस्ट, जो हमारा मलेरिया का मॉस्किटो होता है, एनाफिलिस जो मच्छर मलेरिया फैलाता है, ये उसको किल करने के काम आता है। लेकिन ये ह्यूमंस के लिए और मैमल्स बोले तो एनिमल्स के लिए ये DDT जो है हार्मफुल देखा गया है, तो इसका यूज़ काफ़ी कम करते हैं। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है देखिए BHC, फुल फॉर्म है इसकी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखिए नेम से ही इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। बेंजीन में आपने 6 क्लोरीन यानी कि क्लोरो ग्रुप वो आपने जोड़ देने हैं। देखिए अगर उनको जोड़ोगे, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच ही हैं, तो जो डबल बॉन्ड है वो तो हटाने होंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से 6 क्लोरो ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि C6H6Cl6। और मोलिकुलर जो वेट है इसका वो है 290.81 ग्राम पर मोल। तो इसका है ये मोलिकुलर वेट। उसके बाद मोलिकुलर फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है। यूज़ की बात करें तो ये पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ होता है। पेस्ट क्या होते हैं, जो एग्रीकल्चर खेती जब हम करते हैं तो उसमें जो फालतू की चीज़ें, पेड़ पौधे वगैरह, छोटे मोटी घास वगैरह वो उगाती है तो उनको किल करते हैं। साथ साथ कुछ इंसेक्ट वगैरह को भी किल करता है। ये हमारा BHC का यूज़ है। इसके अलावा जो हमारे ये जो है शैम्पू में यूज़ होता है, यानी कि जो सर में जूं वगैरह हो जाती हैं, स्कैबीज वगैरह हो जाती हैं, तो ये जो है उनको किल करने के लिए, बोले तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका यूज़ समझ आ गया। तीसरा सैकरिन। सैकरिन जैसे कि नेम में ही आ रहा है कि यानी कि हमारी एक कार्बोहाइड्रेट है, सैकेराइड, ठीक है, सैकेराइड से सैकरिन। तो ये जो है हमारी आर्टिफिशियल स्वीटनर होती है, और ये जो है हमारी जो नॉर्मल शुगर होती है, बोले तो सुक्रोज होती है, उससे 300-400 गुना मीठी होती है। यानी कि जो हम घर पे चीनी खाते हैं ये उससे 300 गुना मीठी है। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट कौन होते हैं, यानी कि जिसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल बड़ा होता है, वो बहुत ही कम जो है शुगर यूज़ करते हैं या इनटेक करते हैं, तो उनको आप सैकरिन दे सकते हैं। सैकरिन से ब्लड ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ता है और वैसे ही मीठी भी होती है। तो ये जो है डायबिटीज़ के पेशेंट इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नहीं बढ़ पाता है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे देखिए बेंजीन जो है एक दूसरी रिंग से फ्यूज़ है, जो कि हमारी 5 मेंबर्ड रिंग है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वह C7H5NO3S। यहाँ पे 7 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं, और एक हमारी नाइट्रोजन और एक हमारा सल्फर है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर आ जाएगी तो ये केमिकल फॉर्मूला आप गिन करके खुद लिख सकते हैं। मोलिकुलर वेट है इसका 133.18 ग्राम पर मोल। तो यूज़ क्या है, वही जैसे कि पहले बता दिया कि एज ए स्वीटनर ये यूज़ होता है। जैसे कि हमारे ड्रिंक होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, टूथपेस्ट हैं, मेडिसिन में जो है इसी का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो है ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी नहीं बढ़ पाता है। बात करते हैं सेकंड हेल्पफुल है, वही डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, और उनमें ये जो है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को नहीं बढ़ने देता है, और वो जो है उसको मिठास वगैरह भी फील कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए वो हमारा क्लोरामीन टी, जैसे कि नेम हमारा क्लोर प्लस अमीन, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन होगी, क्लोरो ग्रुप होगा, और एक अमीन, अमीन बोले तो NH2, ठीक है, NH2 होगा। तो वही है सिंपल सा NH2Cl, जैसे कि यहाँ पे खोल के दिखाया, N के ऊपर लोन पेयर होते ही हैं, नाइट्रोजन के ऊपर H2Cl, तो ये है हमारा क्लोरामीन। तो ये जो है डेरिवेटिव होता है अमोनिया का। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है NH2Cl, नेम से ही आप लिख सकते हैं। मोलिकुलर वेट है 51.48 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलिकुलर वेट है। यूजेस की बात करें तो एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट कहने का मतलब क्या है कि जो वाटर वगैरह में जो भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने के काम आता है। दूसरा जो स्विमिंग पूल होता है उसमें भी एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। कोई माइक्रोब्स वगैरह हो गए, एल्गी वगैरह जो हो गए, उसको ये दूर करने के काम आता है क्लोरामीन टी।
और जो हमारा वाटर होता है उसके ऑडर और फ्लेवर, जैसे कि बदबू आ रही है हमारे वाटर में से, उसका फ्लेवर चेंज हुआ पड़ा है, तो उसको भी दूर करने में इसका यूज़ होता है। तो क्लोरामीन से वाटर ठीक होता है, सिंपली आप इस तरीके से बोल सकते हैं। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट होती है, जिसमें ना 3 चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं, जिसके फिनॉल, दूसरे में एरोमेटिक अमीन एंड थर्ड यहाँ पे एरोमेटिक एसिड। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है फिनॉल से बनता है, जो कि आपका डिफाइन फिनॉल, गिव इट्स स्ट्रक्चर एंड यूजेस। तो कई बार इस शॉर्ट में पूछा जाता है, तो ये आपने यहाँ पे देखना है। सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल क्या है। तो देखिए बहुत ही आसान है। जो हमारी बेंजीन है, आपको पता होगा बेंजीन में जो है यहाँ पे 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, C6H6 होता है, यानी कि हर एक कार्बन से 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो सिंपल सा इसमें कुछ नहीं है, एक हाइड्रोजन को हटा करके रिप्लेस करके क्या लगा दिया यहाँ पे हमने, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, OH ग्रुप लगा दिया है, और वही हमारा फिनॉल कहलाता है। सिंपल सा है। तो वही सिंपल सा लिखा हुआ, फिनॉल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये उसका डेरिवेटिव है तो ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ भी रेजोनेंस है, ये जो सर्कल में दिख रहा है आपको, तो इसमें हम सिंपली हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप जोड़ देते हैं। फॉर्मूला है इसका C6H6O। बात करते हैं इसके यूजेस की। तो देखिए पहला यूज है वो है यूज्ड एज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक। जो हमारे लोशंस होते हैं या डिटोल वगैरह होते हैं उसमें हमारा फिनॉल यूज होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक की तरह, जो कि हमारा डिसइंफेक्टेंट आप बोल सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया वगैरह है उनको वो किल करता है, माइक्रोब्स को। दूसरा है इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर इंक। इंक जो कि हमारी इंक होती है उसको प्रिजर्व करने के भी काम आता है, उसके एज ए प्रिजर्वेटिव ही काम करता है। नेक्स्ट है यूज्ड टू सिंथेसाइज बैकेलाइट प्लास्टिक एंड रेजिन। जो बैकेलाइट प्लास्टिक है, रेजिन है, उसके प्रोडक्शन में यूज़ होता है। और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे DNA और RNA, उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी इसका यूज़ होता है, एक्सट्रैक्शन में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री है, तो जो हमारी सन स्क्रीन है और स्किन की लाइटनिंग क्रीम वगैरह होती है, क्रीम वगैरह, तो सन स्क्रीन वगैरह, उसमें भी जो हमारा फिनॉल है उसका काफ़ी बड़ा रोल है। इसके अलावा कुछ हमारी मेडिसिन हैं, ड्रग हैं, जैसे कि एस्पिरिन है, सैलोल है, सैलिसिलिक एसिड है। एस्पिरिन क्या होती है, सैलिसिलिक एसिड ही तो होती है, जैसे कि अभी हमने देखा था यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड फिनॉल से बनता है, तो ये उस ड्रग को बनाने में भी यूज़ होता है। लास्ट में है फिनॉल मेडिकली या बोले तो टेम्परली यूज्ड टू ट्रीट फारेंजाइटिस। जो हमारे गले में इन्फ्लामेशन हो जाती है, गले में खराश हो जाती है, तो उस टाइम के लिए फिनॉल को अगर हम वहाँ पे लगा लेते हैं तो उसमें थोड़ा हमें राहत मिलती है। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भाई फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। फिनॉल एसिडिक क्यों होते हैं नेचर में, वो आपने बताना है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन करना है कि लिखा है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल की एसिडिटी पे सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी आपने बताना है, जो कि 7 मार्क्स में लॉन्ग में क्वेश्चन आपका ये बनता है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया भी हुआ है एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको कवर करना है। तो बात करते हैं कि फिनॉल एसिडिक नेचर में है या फिर नहीं है। अच्छा, आपको पता होगा कि एसिड क्या होते हैं। एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम अगर पानी में डालें या पानी में मिलाएं तो वो डिसोसिएट होकर के H+ आयन देते हैं, या बोले तो प्रोटॉन देते हैं, या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, तो उनको हम एसिड बोलते हैं। तो बात करते हैं फिनॉल की। तो फिनॉल जैसे कि आपको पता ही होगा कि बेंजीन के ऊपर अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा करके OH ग्रुप लगा देते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है। अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, बोले तो वाटर को इसमें घोलते हैं या वाटर में इसको घोलते हैं, तो ये डिसोसिएट होकर हमको फेनॉक्साइड आयन देता है। फेनॉक्साइड कहने का मतलब क्या है कि बेंजीन के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होगा और इधर ये जो है H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन देगा। यानी कि इससे पता चल रहा है कि ये जो है हमारा एसिडिक है नेचर में। कौन, फिनॉल। तो वही लिखा है फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर व्हेन दे रिएक्ट विद H2 यानी कि वाटर, इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोनियम आयन एंड फेनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया पॉइंट। तो बात करते हैं, जो आपने लिटमस टेस्ट पढ़ा होगा कि फिनॉल जो है या बोले तो कोई भी जो एसिड जो है वो जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही फिनॉल कम इन कांटेक्ट विद ब्लू लिटमस पेपर, सो कन्वर्ट इट इनटू रेड लिटमस पेपर, कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही इसका भी सेम है, व्हेन फेनॉल कम इन कांटेक्ट विद ब्लू लिटमस पेपर, सो कन्वर्ट इट इनटू रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इससे भी पता चल रहा है कि हमारा एसिडिक है नेचर में। बात करते हैं दोज कंपाउंड विच रिलीज हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन मोर क्विकली, दे आर मोर एसिडिक। अच्छा, एसिडिक कौन होगा ज़्यादा? एक तो वो कंपाउंड जो जल्दी से जल्दी H+ आयन देगा, वो हमारा एसिडिक होगा। दूसरा वो कि
H+ आयन देने के बाद यानी कि डिसोसिएट होने के बाद जो हमारा कंपाउंड बन रहा है वो अगर स्टेबल है, अगर वो ज़्यादा स्टेबल है, तो हमारा जो कंपाउंड है उसकी जो एसिडिटी है वो भी हाई होगी। यानी कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी। तो यहाँ पर पॉइंट समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारे फिनॉल होते हैं वो हमारे अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। फिनॉल यानी कि ये, और अल्कोहल की बात करें जैसे कि CH3OH है, ये हमारा अल्कोहल है मिथेनॉल। तो ये जो है मिथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझ आ गया कि जो H+ आयन जल्दी देगा, क्विकली इसको वो मतलब रिलीज़ करेगा, वो हमारा मोर एसिडिक होगा। दूसरा कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो भी ज़्यादा एसिडिक होगा। तो बात करते हैं जो हमारा ये फेनोक्साइड आयन जब ये देता है, यानी कि कुछ इस तरीके से देता है फेनोक्साइड आयन, तो आप देखोगे यहाँ पे जो है ना, ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है बेंजीन में इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र होता रहता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये रेजोनेंस होता है। आपको पता होगा जिसमें भी रेजोनेंस होता है वो चीज़ हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे कि बेंजीन की ही बात कर लो तो यहाँ पर रेजोनेंस है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो वही यहाँ पे देखिए दिखा रखा है कि अल्कोहल जो होते हैं वो कम एसिडिक होते हैं, किसके कंपैरिजन में? फिनॉल के कंपैरिजन में। क्योंकि जो फिनॉल होता है उसका जो फेनोक्साइड आयन है वो जो माइनस नेगेटिव चार्ज है कम एसिडिक होते हैं। क्योंकि जो हमारा फिनॉल जो है उसमें जो फेनोक्साइड आयन जब बनता है तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरीके से शिफ्ट होता रहता है, जिसके पहले यहाँ था, फिर दूसरी जगह यानी कि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आ गया, पैरा के बाद फिर ऑर्थो पे आ गया, ऑर्थो के बाद फिर वापस वहीं पहुँच गया। यानी कि यहाँ पर रेजोनेंस है, जिसमें भी रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी इक्वल्स टू ज़्यादा एसिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेरिजन आप समझ सकते हैं कि जैसे कि फिनॉल है तो ये हमारा फेनोक्साइड आयन दे रहा है जो कि मोर स्टेबल है, लेकिन मिथेनॉल की बात करें ये भी O+ H+ दे रहा है, लेकिन जो CH3O- है ये लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। तो फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो इतना कुछ आपने लिख देना है कि फिनॉल एसिडिक है नेचर में या फिर नहीं है, और ये जो है कैसे दूसरों से कम एसिडिक है या फिर ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट था इसमें कि इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। कहने का मतलब क्या है? देखिए, अगर जैसे कि हमारा फिनॉल है, फिनॉल में अगर हम कोई अदर सब्सटीट्यूएंट जोड़ें, सपोज जैसे कि NO2 ग्रुप हमने जोड़ना है, CH3 यहाँ पे जोड़ना है, या बोले तो OH ग्रुप यहाँ पे जोड़ना है, तो ये जो है क्या इफेक्ट डालेंगे इसके एसिडिटी पे? एसिडिटी घटेगी या बढ़ेगी? या फिर किस सब्सटीट्यूएंट के जुड़ने से फिनॉल की एसिडिटी बढ़ेगी और किस सब्सटीट्यूएंट के जुड़ने से फिनॉल की एसिडिटी घटेगी? वही है इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे देखिए कई पॉइंट है। सबसे पहला है नेचर ऑफ सब्सटीट्यूएंट, कि सब्सटीट्यूएंट का नेचर क्या है। अगर आपने देखिए फर्स्ट यूनिट अगर अच्छी तरीके से पढ़ी हो तो वहाँ पे हमने बताया था कि दो तरह के हमारे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को बेंजीन से या फिर बोले तो फिनॉल से वो इलेक्ट्रॉन को लेंगे, उनको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। तो एक और पॉइंट आप समझ लीजिए कि एसिडिटी, देखिए जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, या सपोज करिए ज़्यादा अमीर आदमी है, तो आपको मैं क्या एग्जांपल से समझाता हूँ। एक सपोज हमारे यहाँ पे त्योहार कोई आ रहा है, सपोज एक ये बंदा है जिसके पास बहुत ज़्यादा रुपए हैं, ठीक है, ये अमीर है, और एक ये है दूसरा, इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, ये जो है इसके पास कम पैसा है, ठीक है। तो ये कौन ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, यानी कि कौन ज़्यादा भाग दौड़ी करेगा या कौन ज़्यादा खरीदारी करेगा? तो जिसके पास ज़्यादा रुपया होगा यानी कि ये कम स्टेबल होगा। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम स्टेबल होगा, लेकिन जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल सा वही यहाँ पे पॉइंट है, जैसे कि हमने देखा था स्टेबिलिटी अगर हाई है तो एसिडिटी भी हाई होगी, यानी कि जिसके पास कम रुपये होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे अगर हमने ग्रुप वहाँ से अटैच कर दिए फिनॉल पे कि जो इलेक्ट्रॉन को और विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी कि वो तो उसको और ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे। तो सिंपली ऐसे ग्रुप जैसे कि यहाँ पे NO2 ग्रुप है, CN है, Cl है, Br है, तो ये जो है जब भी हमारे किससे अटैच होंगे, फिनॉल से अटैच होंगे, तो ये जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और इसको और ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे। जब ये स्टेबलाइज हो जाएंगे तो उनकी एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया। और दूसरे हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि एक ऐसे ग्रुप हैं जो कि उल्टा इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं,
उसको मतलब और ज़्यादा अनस्टेबल बना रहे हैं, तो अनस्टेबल जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी उतनी ही कम होगी। ऐसे ग्रुप हैं जैसे कि NH2 ग्रुप है, अमीन ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए वो है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो हमारी सब्स्टिट्यूएंट है, अमीन है, हाइड्रोक्साइड है, एल्काइल है, या और भी जो हमने ऊपर देखे थे, तो वो किस पोजीशन पे जुड़ने चाहिए जिससे कि एसिडिटी बढ़े। तो अगर देखिए ये जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जुड़ते हैं, जैसे कि ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर ही तो होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे आप देखोगे जो माइनस चार्ज था किस किस पोजीशन पे जा रहा था, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, और ये ऑर्थो है। तो यानी कि ऑर्थो एंड पैरा इन्हीं दो पोजीशन पे अगर वो जुड़ते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ तो है ही नहीं मेटा पोजीशन पे। तो अगर वो ग्रुप हमारे ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा कम होंगे और जल्दी से कम होंगे, तो एसिडिटी हमारी बढ़ जाएगी। अगर वो मेटा पे जुड़ते हैं तो एसिडिटी कम रहेगी। तो वही लिखा है, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, वो है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारा इस तरीके से फिनॉल है, यहाँ पे एक हमने NO2 ग्रुप जोड़ दिया, एक यहाँ पे NO2 ग्रुप जोड़ दिया, एक NO2 ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये 3 हो गए। तो जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे एसिडिटी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि वो उतने ही ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है उनको खींचेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे ये डोनेटिंग वाले होंगे तो फिर एसिडिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ये डिपेंड करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा है तो हमारी जो एसिडिटी है वो बढ़ेगी। जैसे कि अगर ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, यानी कि 3 नाइट्रोफिनॉल है, तो मतलब नाइट्रो ग्रुप है तो ज़्यादा एसिडिक होगा, डाई है तो उससे कम, मोनो है तो उससे कम। तो ये जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एंड इसका बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की राइट क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल। फिनोल के लिए क्या क्या क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, यहाँ पे कई सारे हैं, 4-5, लेकिन आप कोई 2 भी लिख दोगे या 3 भी लिख दोगे काफ़ी इनफ रहेगा 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में है यहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट, तो ये भी आपने यहाँ पे देख लेना है। तो बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें देखिए 5 टेस्ट किए जाते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए। एक है लिटमस टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, लिवरमैन्स टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड पैथलिन डाई टेस्ट। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा लिटमस टेस्ट, तो कि एसिड है ये हमारा फिनॉल, तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल सा टेस्ट है लिटमस टेस्ट। दूसरा है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा फिनॉल है, तो इसमें क्या करते हैं हम फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, किसको, फिनॉल को। तो ये क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि वायलेट कलर का होता है। वायलेट कलर का जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो कंपाउंड है या केमिकल है वो हमारा फिनॉल है। तो सिंपली वही रिएक्शन है, हमारा फिनॉल है, ये हमारा फेरिक क्लोराइड है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि वायलेट कलर का होगा। यहाँ पे HCl और हाइड्रोजन आयन यहाँ पे निकल जाएंगे। तो ये समझ आ गया फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या है। और नेक्स्ट बात करें जो कि बहुत ही आसान है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो जब हमारा ब्रोमीन फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारा वाइट प्रेसिपिटेट देता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेशन बनाता है, प्रेसिपिटेट, जो कि हमारा ट्राई ब्रोमो फिनॉल है, यानी कि फिनॉल और 3 यहाँ से ब्रोमीन जो ग्रुप है यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे और HBr भी यहाँ पे रिलीज होता है। तो ये जो है वाइट PPT यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट है। एंड इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ रेसोर्किनोल एंड नेफ्थोल, जो कि शॉर्ट में क्वेश्चन आपका बनता है 2 मार्क्स में। तो देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस में है फिनॉल के अंदर ही, यहाँ पे देखोगे रेसोर्किनोल और नेफ्थोल, तो इनकी स्ट्रक्चर एंड यूज आपने यहाँ पे कवर करने हैं। तो देखिए सिंपली आपने लिखना है कि इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। अगर देखिए मैं आपको इसको छिपा दूं तो आपको फिनॉल नजर आ रहा है। अगर एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेटा पोजीशन पे बोले तो तीसरे नंबर पे जो कार्बन है उस पर लगा देते हैं तो आपका रेसोर्किनोल बन जाता है। तो यहाँ पे इसका नेम है 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन की। बेंजीन में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं जो कि पहले कार्बन पर है और थर्ड कार्बन पे है। बात करते हैं यूज, तो ये जो है एज ए एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। बोले तो जो ऑइंटमेंट जो होते हैं ये उनमें आता है, जो कि पिंपल्स को ठीक करते हैं, खुजली वगैरह एक्जिमा को ठीक करते हैं, सोरोसिस रेडनेस वगैरह पड़ जाती है चेहरे पे तो उसको ये ठीक करते हैं। एंड सेकंड ये एज ए एंटी डैंड्रफ यूज होता है, शैम्पू में मिक्स होता है एंड ये डैंड्रफ को ठीक करता है। तो ये इसके यूज है। बात करते हैं नेफ्थोल। नेफ्थोल जो है देखिए ये नेफ्थलीन या बोले तो फिनोल का डेरिवेटिव होता है। नेफ्थलीन क्या होती है, सिंपली 2 बेंजीन की जो रिंग है वो जो है आपस में फ्यूज्ड होती हैं और उसको हम नेफ्थलीन बोलते हैं। अगर उसी में हम OH जोड़ दें तो ये आपका बन जाएगा नेफ्थोल।
तो नेफ्थोल के दो मतलब आइसोमर होते हैं, या तो वो 1 नेफ्थोल कहलाएगा या 2 नेफ्थोल कहलाएगा। बोले तो अगर पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 1 नेफ्थोल, अगर सेकंड पे है तो 2 नेफ्थोल। तो यूजेस की बात करें तो ये जो 1 नेफ्थोल जो होता है ये मोलिस रिएजेंट में एज ए इंग्रेडिएंट होता है। मोलिस रिएजेंट आप रिमाइंड करो अपने सेकंड सेम में जब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते थे डिटेक्शन टेस्ट, तो वहाँ पे मोलिस रिएजेंट यूज किया जाता था। तो उसके अंदर इसी का यूज करते हैं हम नेफ्थोल का। तो नेफ्थोल जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड है कि जो आपका 2 नेफ्थोल जो होता है वो एज ए एंटीसेप्टिक, एज ए एंटीऑक्सीडेंट और टैनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। तीसरा है कि जो नेफ्थोल जो होता है नेफ्थोल 1 वो कार्बोनिल को बनाता है। कार्बोनिल जो कि हमारा इंसेक्टिसाइड होता है, बोल तो इंसेक्ट को किल करने के काम आता है। एंड नेफ्थोल जो है हमारे वो डाइज के अलावा और परफ्यूम में भी यूज किए जाते हैं, मतलब उनके बनाने में। एंड इसका देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछ लिया जाता है, वो है ड्रॉ एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर, जो कि शॉर्ट में क्वेश्चन आपका बनता है। तो सिलेबस में देखिए यहाँ पे आप कई सारी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी बेंजीन हुआ, फिर यहाँ पे फिनोल, क्रेसोल, रसोल, किनोल, नेफ्थोल, एरोमेटिक अमीन वगैरह। किन्हीं 4 या 5 की आपने स्ट्रक्चर जरूर से ध्यान रखनी है, क्योंकि शॉर्ट में यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए पूछता है। तो पहले देखिए आपने बेंजीन को ड्रॉ कर देना है, बहुत ही सिंपल। फिनोल को ड्रॉ कर देना है, नेफ्थलीन को ड्रॉ कर देना है, टोलुइन को ड्रॉ कर देना है। तो सिंपली टोलुइन में CH3 होता है, या फिर आप रेस और किनोल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी आगे हम कंपाउंड पढ़ेंगे, उनको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इसका देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्कस बेसिसिटी ऑफ अमीन्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमीन। अमीन जो होते हैं वो बेसिक हैं या फिर नहीं है, ये आपने बताना है। फिर उनकी बेसिसिटी पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपने यहाँ पे कवर करना है, जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में है बेसिसिटी ऑफ अमीन एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी। ठीक है, अब इसके साथ साथ देखिए शॉर्ट में यहाँ पे क्वेश्चन भी ये भी बनता है कि वाई एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन के कंपेयर में जो एरोमेटिक अमीन है वो कम बेसिक क्यों होती है, तो उसका जवाब भी आपको इसी क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो कई बार ये भी बनता है, तो आपने ये भी ध्यान से यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन। तो आपको पता होगा आपने एसिड बेस देखी 9, 10, 6, 7 सब में आपने पढ़े हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है। तो आखिर बेस क्या होते हैं, आपने लुईस का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि बेस वो सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है, लोन पेयर जिसको आप बोल सकते हैं, वो उसको ईजिली डोनेट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं बेस। तो अमोनिया की बात करते हैं, आपको मैं बेसिक से लेके चलता हूँ। जैसे कि अमोनिया के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ये हमारा अमोनिया है जो कि लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देता है, और इसी वजह से इसका जो नेचर वो हमारा बेसिक होता है। तो ये जो हमारा अमीन ग्रुप है, यानी कि ये NH2, ये भी हमारे अमोनिया के ही तो डेरिवेटिव है, तो उन पे भी लोन पेयर है, यानी कि ये भी हमारे बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये हमने थोड़ा साबित करना होगा, मतलब लिखना होगा। साबित करने का मतलब है लिखना होगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आता है डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स ऐसे करके। तो सिंपली आपने अकॉर्डिंग टू लुईस इस तरीके से लिखना होगा, दोज केमिकल कंपाउंड विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लुईस बेस। तो ठीक है, इतना पहले आपने लिखना है। उसके अलावा सो अकॉर्डिंग टू दिस, सो एरोमेटिक अमीन्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे कंटेन लोन पेयर एंड ईजिली दे कैन डोनेट। सो यहाँ पे आप लोन पेयर देखोगे, जैसे कि एनिलीन की, जैसे आप स्टार्टिंग का पोर्शन, जब मैंने इसी वजह से तो बोला था कि लास्ट का क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं, प्रीवियस वीडियो देखते आना शुरू से, तो आपको और अच्छा समझ आएगा। कि आपने देखिए एनिलीन देखा था, एनिलीन कुछ नहीं होता, हमारे जो बेंजीन रिंग है उसमें हमारे एक अमीन ग्रुप जुड़ जाएगा, हमारा एनिलीन कहलाएगा। तो एनिलीन के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे अमीन ग्रुप है, अमीन ग्रुप के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर है जो कि इजिली यहाँ पे डोनेट इसको कर सकता है। तो ये हो गया हमारा क्या, बेसिसिटी ऑफ अमीन। इस तरीके से आपने लिखना है। और एक और आपको कॉन्सेप्ट समझ पता ही होगा कि जब भी बेस एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो ये तो पता ही होगा। तो जैसे कि हमारा बेस है एरोमेटिक अमीन, तो जब ये रिएक्ट करता है एसिड से या बोले तो HCl से, तो ये हमारा एक सॉल्ट बनाता है, जो कि ये भी साबित करता है कि ये जो हमारा एनिलीन है वो एक बेस है। तो सिंपली जैसे कि एनिलीन HCl से रिएक्ट करता है तो एनिलीनियम क्लोराइड, यानी कि ये बेंजीन के साथ में ये एनिलीनियम क्लोराइड यहाँ पे जुड़ जाता है, मतलब एक सॉल्ट बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पता चलता है कि हमें कि जो हमारा एनिलीन है या बोले तो एरोमेटिक अमीन है वो एक बेसिक है नेचर में। ठीक है, और एक और जो नोट आपने यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि देखिए जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो कम बेसिक होते हैं अमोनिया से और एलिफेटिक अमीन से। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जो अभी हम देख रहे हैं एरोमेटिक अमीन, उनका कहने का मतलब है कि उसमें एरोमेटिक रिंग होगी,
जैसे कि बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे हमारा अमीन ग्रुप होगा। ये तो होगी हमारी एरोमेटिक रिंग। इसके अलावा जैसे कि हमारी जो दूसरी जो एलिफेटिक चैन में होती है, तब हमारा अमीन ग्रुप जोड़ा होता है, तो यानी कि CH2 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 ऐसे करके, तो हमारी एलिफेटिक अमीन होती हैं, एलिफेटिक अमीन। ठीक है। इसके अलावा अमोनिया, अमोनिया आपको बताइए NH3। तो ये जो हमारे एरोमेटिक अमीन जो फिलहाल हम देख रहे हैं, ये इन दोनों से कम बेसिक होती हैं। उसका रीज़न अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, एक कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल समझ लीजिए, फिट कर लीजिए अभी दिमाग में, क्योंकि वो नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने वाला है उसमें भी वो ज़्यादा बड़ा रोल निभाएगा। तो वो ये है कि देखिए, अगर जो हमारा कंपाउंड है, या बोले तो अगर जो हमारी एरोमेटिक अमीन है वो कम स्टेबल होगी, अगर उसकी स्टेबिलिटी कम है तो वो ज़्यादा बेसिक होगी। उसको मैं अभी समझाऊंगा कैसे। दूसरा, अगर वो ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी कि स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा है, तो उसकी जो बेसिसिटी है वो जो है बेसिक नेचर जो है वो घट जाएगा। ये समझ लीजिए, यानी कि स्टेबिलिटी जितनी भी कम होगी वो बेसिसिटी को बढ़ाएगी, और जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा बेसिसिटी उतनी ही कम होगी। बिकॉज देखिए, बेसिसिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन पे, कि नाइट्रोजन जो है, बोले तो अमीन ग्रुप जो है, जो हमारे अमीन ग्रुप है, ये लोन पेयर ही तो है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो उसके ऊपर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी ही जल्दी उनको डोनेट कर पाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कम स्टेबल है, उनकी स्टेबिलिटी कम है। अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो भाई ईजिली वो डोनेट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो स्टेबल है। यानी कि जो अमीन जो ग्रुप है, या बोले तो जो हमारी कोई भी एरोमेटिक अमीन है, उसके ऊपर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबल, और उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा, और जितने कम इलेक्ट्रॉन वो उतनी ही कम बेसिक, और वो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। तो बात करते हैं, जैसे कि ये हमारा एरोमेटिक अमीन है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है, तो जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, तो कभी क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इस रेजोनेंस में भी रोल निभाते हैं। रेजोनेंस में कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एनिलीन की। तो ये एनिलीन है, उसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर जो है मतलब कि यहाँ इस कार्बन पे आ जाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, मतलब इस तरीके से जो है ना शिफ्ट होता रहता है। डायरेक्टली बोले तो यानी कि ये जो हमारे लोन पेयर हैं कहीं ना कहीं बिजी हैं, किसमें, रेजोनेंस में बिजी हैं। ये डोनेट तो हो सकते हैं, लेकिन उतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी कि हमारे अमोनिया या फिर एलिफेटिक अमीन डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेजोनेंस के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपने समझना है। तो इसी वजह से जो उनकी ऑर्डर है बेसिसिटी का, वो इस तरीके से होता है कि एलिफेटिक अमीन, यानी कि जो साइड चैन वाले जो अमीन होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, उसके बाद अमोनिया ज़्यादा बेसिक होती है, उसके लास्ट में, सबसे कम लास्ट में एरोमेटिक अमीन्स होते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे होता है रेजोनेंस, जहाँ भी रेजोनेंस होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जब भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी वहाँ पे बेसिसिटी कम होगी। यानी कि स्टेबिलिटी के बढ़ने का मतलब क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना, सिंपल सा बात है। तो ये आपको समझ आ गया। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है सिलेबस में कि बेसिसिटी ऑफ अमीन, ये तो हमने देख लिया। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, हमारा एनिलीन है, यानी कि ये हमारा एरोमेटिक अमीन है। अब हमें पता है कि ये बेसिक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होगा, उसकी जो एनिलीन है या एरोमेटिक अमीन है उसकी बेसिसिटी पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होगा। सब्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होते हैं, आपको पता ही होगा, जो कि हाइड हुए पड़े हैं, अंदर हैं। तो जैसे कि NO2 ग्रुप हुआ, हाइड्रोक्साइड ग्रुप हुआ, और इसके अलावा CH3 ग्रुप हुआ। तो ये जो हमारे ग्रुप, अगर हाइड्रोजन को हटा के हमने यहाँ पे अटैच कर दिए तो उनको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बेंजीन के स्टार्टिंग से अब तक, तो अब तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन को हटा के हम इनको लगा देते हैं तो जो हमारा जो एरोमेटिक अमीन है या बोले तो एनिलीन है, उसकी बेसिसिटी घटेगी या बढ़ेगी, या फिर किस ग्रुप के आने से बेसिसिटी बढ़ेगी या किस ग्रुप के आने से बेसिसिटी घटेगी, तो वही कहलाएगा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन। तो इतना पॉइंट आपको समझ आ गया। तो बात करते हैं, स्टार्टिंग से हमने देखा है कि जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी कि वो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, या बोले तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। दूसरे जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, या बोले तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है,
तो सिंपली बात करें, जैसे कि अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा, ठीक है, ये अभी हमने देखा था। यानी कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो और ज़्यादा फुदकते डोलता है, इधर से उधर इधर से उधर कि लो लो मेरे इलेक्ट्रॉन लो, यानी कि वो बहुत ही कम अनस्टेबल आप बोल सकते हैं। जैसे कि किसी आदमी के पास, एक के पास सपोज ये एक आदमी है जिसके पास, ये गरीब है, उसके पास रुपये नहीं है, एक आदमी है जो अमीर है उसके पास बहुत ज़्यादा रुपये हैं, तो कौन सा आदमी ज़्यादा घूमता फिरेगा या खर्चे करेगा या क्या करेगा? जिसके पास ज़्यादा रुपये हैं, यानी कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो कम स्टेबल होगा, बोले तो वो इधर से उधर डोलता ही रहेगा। तो ये यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़े, स्टेबिलिटी कम हुई, बेसिसिटी बढ़ी। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़े, ये तो बढ़ने की बात है, अगर इलेक्ट्रॉन घटे तो यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ी, रुपया ख़त्म, आ जाओ जी बैठ जाओ, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद हमारी जो बेसिसिटी है लेकिन वो कम हो जाएगी, ठीक है, ये बेसिसिटी के केस में। लेकिन स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है ना तो वहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाती है। वो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे जब हम एरोमेटिक एसिड को पढ़ेंगे, ठीक है, वो अभी दिमाग में मत लाना, वो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल सा ध्यान रखना, स्टेबिलिटी जब बढ़ जाएगी यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो हमारी बेसिसिटी जो है वो भी घट जाएगी। तो क्या हो कि जैसे कि हमारा जो एनिलीन है, जैसे कि ये अभी हम देखते आ रहे हैं, ये हमारा एनिलीन है। अगर यहाँ पे सपोज हमने कुछ ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया, लाइक जैसे कि हमारा हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, ठीक है, ये हमने अटैच कर दिया, एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो और ज़्यादा बेंजीन को देगा कि लो भाई लो, रुपये लो, रुपये लो, और ज़्यादा खर्चे करो, और ज़्यादा इधर से उधर घूमो, यानी कि और ज़्यादा अनस्टेबल बनो। तो जितने ज़्यादा अनस्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी जितनी कम होगी बेसिसिटी उतनी ही बढ़ेगी। ये पॉइंट आपको समझ आ गया? यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिख नहीं रहा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि जैसे कि CH3 OCH3 हाइड्रोक्साइड NH2 ये अगर जुड़ते हैं तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और जो हमारे जो बेसिसिटी होती है किसी भी एरोमेटिक अमीन की वो बढ़ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। सेकेंड है देखिए वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एजेंट, यानी कि अगर ऐसे ग्रुप जैसे कि NO2 ग्रुप, साइराइड ग्रुप, फ्लोरोब्रोमो, ये जो सारे ग्रुप अगर ये जुड़ जाते हैं तो ये उल्टा रुपयों को खींचते हैं, बोले तो उल्टा इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, गरीब कर देते हैं, मतलब अपने घर पे बैठ जाओ चुप, यानी कि स्टेबल बन जाओ। तो यहाँ पे जो है बेसिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये हमारा डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये इसको बहुत ज़्यादा बेसिक बना दे रहा है, लेकिन ये उल्टे इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है, तो ये जो है यहाँ पे लेस बेसिक हो जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका क्या असर होता है बेसिसिटी पे, किधर गया, इधर, तो क्या असर होता है उनकी बेसिसिटी पे, यानी कि एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और पोर्शन है यहाँ पे, सिंथेटिक यूजेस ऑफ एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट। तो देखिए नेम समझ लीजिए, जैसे कि नेम हमारा एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट, नेम समझ लिया आपने, काम समझ लिया। जैसे कि एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट, एराइल कहने का मतलब यानी कि कोई एराइल ग्रुप होगा। एराइल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं यानी कि जो रिंग होती है, रिंग कहने का मतलब फिनाइल रिंग हुई, या सिंपल से बोले जो बेंजीन की रिंग है वो हुई, तो वहाँ पे वो बेंजीन की रिंग प्रेजेंट होगी। डाई कहने का मतलब है यानी कि कोई चीज़ दो प्रेजेंट होंगी। क्या दो प्रेजेंट होंगी? एजा कहने का मतलब होता है, एजा एक नाइट्रोजन के लिए एक प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। आप समझ लीजिए जहाँ भी एजा नाम आ रहा है वो वहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि दो नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगी। सॉल्ट कहने का मतलब है यानी कि प्लस माइनस, ये इस तरीके जैसे NaCl पे होता है उसी तरीके से प्लस माइनस वहाँ पे चार्ज होगा, यानी कि एराइल ग्रुप होगा, यानी कि बेंजीन की रिंग होगी, दो नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे और वहाँ पे प्लस माइनस का चार्ज होगा। उन कंपाउंड को हम एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि जो हमारे एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट है उनके सिंथेटिक यूज़ बताने हैं। सिंथेटिक यूज़ कहने का मतलब है कि उनसे हम क्या चीज़ सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्या चीज़ हेल्पफुल हम बना सकते हैं, कोई हमारे लिए लाभदायक हो, तो उन्हीं को आपने बताना है। तो सिंपल सा पहले तो आपने यही बताना होगा कि क्या है डाइएजोनियम सॉल्ट। तो दोज कंपाउंड विच कंटेन डाइएजोनियम ग्रुप, यानी कि नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, या बोले तो दो नाइट्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट है,
तो उनको हम बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। तो ये जो है बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके कुछ नहीं है, बस ये हमारा डाईएजोनियम जो ग्रुप है वो यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं उनके एप्लीकेशन या बोले तो यूज़ की। तो सबसे पहले जो यूज़ होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ बेंजील अमीन। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो है हमारा एक डाईएजोनियम सॉल्ट है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, प्लस माइनस इसके ऊपर चार्ज है। तो जब हम इसका जो है रिडक्शन कराते हैं किसके साथ में, किसकी प्रेजेंस में, हाइपोफॉस्फोरस एसिड यानी कि H3PO2, तो ये जो हमारा बेंजाइल अमीन देता है, यानी कि बेंजीन के साथ में कुछ नहीं, एक अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम बेंजाइल अमीन बोलते हैं। बीच में यहाँ पे CH2 भी है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप। तो ये ध्यान रखना, ये हमारी सिंथेसिस ऑफ बेंजाइल अमीन, ये इसका यूज़ हुआ किसका, डाईएजोनियम सॉल्ट का। दूसरा है इन द सिंथेसिस ऑफ फिनॉल, फिनॉल के बनाने में भी इसका काफ़ी बड़ा रोल है। इससे फिनॉल बनता है, कैसे बनता है कि जब हम डाईएजोनियम सॉल्ट को एसिडिफाइड करते हैं। देखिए जहाँ भी एसिडिफाइड कहने का मतलब पॉइंट आता है, वहाँ का मतलब होता है कि वहाँ पे हमने प्रोटॉन प्रोवाइड करने होते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करने होते हैं। बोले तो वाटर की प्रेजेंस में अगर हमने उसको हीट किया 160 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हमने एसिडिफाइड किया किसको, डाईएजोनियम सॉल्ट को, तो हमारा फिनॉल बनता है, साथ के साथ HCl और नाइट्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो ये यहाँ पे इसका एक यूज़ हो गया। नेक्स्ट देखिए वो हमारी सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन क्या है, देखिए पहले नेम बाद में समझ लेना। 3 रिएक्शन है। देखिए क्या है कि जब हम डाईएजोनियम सॉल्ट को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, या फिर क्यूप्रस साइनाइड के साथ, यानी कि CuCl, CuVr और CuCN, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड। तो तब इनके साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे जो 3 प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब अलग अलग रिएक्शन है तीनों के साथ में क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, जैसे कि बेंजीन के साथ क्लोरीन ग्रुप, और यहाँ पे हमारा ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे Br जुड़ा होगा, यहाँ पे हमारा साइनो ग्रुप जुड़ा होगा, यानी कि साइनोबेंजीन। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये हमारे बनते हैं। तो इन रिएक्शन को, तीनों रिएक्शन को हम सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। बोले तो एक साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन दी थी, बताई थी, उन्हीं के नेम पे हमने सैंड मेयर रिएक्शन नेम दे दिया तीनों रिएक्शन का। तो क्या है, देखिए हमारा यहाँ पे वही है डाईएजोनियम सॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इसके रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे HCl रिमूव होता है और ये हमारा क्या बना, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकली। ऐसे ही यहाँ पे वही डाईएजोनियम सॉल्ट है, क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया आपकी बार, यहाँ पे हमारा ब्रोमोबेंजीन बना और नाइट्रोजन गैस निकली। इसके अलावा यहाँ पे वही डाईएजोनियम सॉल्ट, यहाँ पे क्यूप्रस साइनाइड है, यहाँ पे साइनोबेंजीन बना, हमारा नाइट्रोजन गैस निकली। तो तीनों रिएक्शन यानी कि 3 प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं। तो यहाँ पे डाईएजोनियम सॉल्ट का काफ़ी बड़ा रोल है इनको बनाने में, इनकी सिंथेसिस में। इन रिएक्शन को सैंड मेयर ने दिया था तो उन्हीं के नेम पे सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए वो सिंथेसिस ऑफ एराइल आयोडाइड। यहाँ पे एराइल आयोडाइड बोले तो आयोडो बेंजीन बोल सकते हैं। वो बनता है कि जब कोई भी हमारा डाईएजोनियम सॉल्ट है उसको हम हीट करते हैं एक्सेस मात्रा में, किसकी प्रेजेंट में, या बोले तो किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पे हमारा एराइल आयोडाइड, एराइल कहने का मतलब वही है बेंजीन के रिंग, या बोले तो आयोडो बेंजीन यहाँ पे बनता है। लेकिन इसको हम सैंड मेयर रिएक्शन नहीं बोल रहे। सैंड मेयर रिएक्शन कब थी, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक में क्यूप्रस का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अलग ही है थोड़ा सा, वहाँ पे हम पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा एराइल आयोडाइड बन रहा है। तो ये हमारा हो गया सिंथेसिस इसका। नेक्स्ट देखिए वो सिंथेसिस ऑफ एराइल फ्लोराइड या बोले तो फ्लोरोबेंजीन। तो ये कैसे बनता है, जैसे कि हमारा डाईएजोनियम सॉल्ट है तो अगर हम इसको हीट करते हैं कि इसके साथ फ्लोरोबोरिक एसिड या बोले तो HbF4 इसके साथ हम हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है, BF3 और नाइट्रोजन गैस वगैरह यहाँ से ये बाहर निकलती है। तो इस रिएक्शन को एक और नेम दिया गया है, उसको हम सिकमैन रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना ये अलग अलग से पूछ ली जाती हैं कभी कभी 2 मार्क में। तो सिकमैन रिएक्शन क्योंकि इन साइंटिस्ट ने ये दी थी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में देखिए वो हमारा फॉर्मेशन ऑफ ओ क्रिसोल। क्रिसोल देखिए हम पढ़ चुके हैं पहले ही, एक बार मैं थोड़ा फ्लैश में ले जाऊँ आपको। एरोमेटिक फिनॉल जब आपने पढ़ा था तो यहाँ पे क्रिसोल पढ़ा था। क्रिसोल कुछ नहीं होता, फिनॉल में एक मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। जैसे कि ये हमारा फिनॉल होता है, फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन में हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच होता है और यहाँ पे हमने अगर CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, हमारे क्रिसोल बन गया। तो ये क्रिसोल के बनाने में भी यूज़ होता है कौन, डाईएजोनियम सॉल्ट। तो ये हमारे डाईएजोनियम सॉल्ट है, जब इसको हम हीट करते हैं बोले तो एसिडिफाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, ये भी हमको पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर रहे हैं, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये ओ क्रिसोल यहाँ पे देता है। तो वही सिंपली लिखा है कि व्हेन बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट इज एसिडिफाइड एंड हीटेड सो इट गिव ओ क्रिसोल।
एंड इसका देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट सेकंड का, देखिए वो है डिफाइन एरोमेटिक एसिड एंड गिव द स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड, जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये आपने यहीं से उसका सारा कुछ कवर करना होगा कि बेंजोइक एसिड क्या है, उसके स्ट्रक्चर, रिएक्शन वगैरह और प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि ये एरोमेटिक एसिड, अभी तक हम देखते आए हैं एरोमेटिक अमीन, फिनॉल, या फिर अब लास्ट में हम देख रहे हैं एरोमेटिक एसिड। तो कुछ नहीं है, जैसे कि हमारी जो नेम में आ रहा है एरोमेटिक, एरोमेटिक कहने का मतलब है कोई एरोमेटिक रिंग है, यानी कि नॉर्मली जब हम बात कर रहे हैं बेंजीन के डेरिवेटिव की तो बेंजीन की रिंग है। और एसिड, एसिड कहने का मतलब होता है यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये हमारा कहलाता है एरोमेटिक एसिड। यानी कि जो हमारी बेंजीन है, ये हमारी बेंजीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच होते हैं जो कि हाइड हुए हैं यहाँ पे। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है या सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम एरोमेटिक एसिड बोलते हैं। तो ये नॉर्मली बोले तो हमारे बेंजोइक एसिड है, बेंजीन एसिड, बेंजोइक एसिड, इस तरीके से। तो सिंपली एरोमेटिक एसिड आर दोज कंपाउंड इन विच COOH या बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, मतलब हाइड्रोजन को हटा करके वो लगा दिया जाता है। तो ये हमारा जैसे कि बेंजोइक एसिड है, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड है, यहाँ पे COOH, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी अटैच है, ठीक है। बात करते हैं समटाइम्स ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एक साइड चेन के थ्रू भी जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे फिनाइल एसिटिक एसिड में आप देखोगे बेंजीन रिंग तो है ही, यहाँ पे एक कार्बन की साइड चेन है, उसके बाद ये जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से भी जो जुड़ा होता है वो भी हमारा एरोमेटिक एसिड होता है। सिंपली बोले तो उसमें एरोमेटिक की रिंग होनी चाहिए, वो जो हमारे एसिड हुए वो एरोमेटिक एसिड हुए, ठीक है। बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे प्रिपरेशन पूछी थी, किसकी पूछी थी, बेंजोइक एसिड की। तो फोकस हम उसी के ऊपर करते चलते हैं कि बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, या नॉर्मली बोले तो वो हमारा एरोमेटिक एसिड ही तो है, तो या सिंपली बोल सकते हैं कि एरोमेटिक एसिड की प्रिपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो मेथड है वो है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है कि बेंजीन जो है रिएक्ट करती है किसके साथ में, कार्बोनिल क्लोराइड के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। जैसे कि यहाँ पे पहले रिएक्शन ही देख लेते हैं। सिंपली हमारे यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन रिएक्ट कर रही है कार्बोनिल क्लोराइड के साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो ये बनाता है हमारा बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड बना, जो कि फर्दर फिर यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेंजाइल क्लोराइड और लास्ट में हमारा बेंजोइक एसिड देता है। तो एक तो ये मेथड है हमारा क्या बनाने का, बेंजोइक एसिड बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा फ्रॉम पैथलिक एसिड, ये जो है देखिए पैथलिक एसिड क्या है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे जुड़े होते हैं तो उसका हमने डीकार्बोक्सिलेशन कराना होता है। वो सिंपली देखिए वही है, बेंजोइक एसिड बनता है। कब बनता है, जब पैथलिक एसिड की जो वेपर्स होती हैं वो पास कराई जाते हैं सोडा लाइम के जो सॉल्यूशन है उससे, तो वहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है और कैल्शियम ऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोले तो उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ये हमारा पैथलिक एसिड है। यहाँ से हमने CO2 निकालना है, यहाँ से CO2 निकालोगे तो क्या होगा, CO2, ये दोनों CO2 के रूप में माइनस CO2 यहाँ से निकल जाएगी, H जो है अपनी जगह पे आके जुड़ जाएगा, बाकी ये हमारे इस तरीके से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से सोडा लाइम बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो सॉल्यूशन है उससे हमने पास कराना होता है पैथलिक एसिड की वेपर्स को, उनकी भाप वगैरह को, ठीक है। तो तब हमारा बनता है बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट देखिए बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन। टोलुइन क्या होता है, कुछ नहीं, बेंजीन में बस हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, उसको हम टोलुइन बोलते हैं। तो उसका ऑक्सीडेशन कराना है बोले तो ऑक्सीजन वहाँ पे प्रोवाइड नहीं है, सिंपली ऑक्सीडेशन करेंगे कि O2 वहाँ पे ऐड होगा, सिंपली COOH, ये हमारा बेंजोइक एसिड यहाँ पे बन जाता है, साथ ही साथ वाटर भी यहाँ पे हमको मिलता है। तो एक ये मेथड है। और लास्ट में जो मेथड है वो है बेंजाइल अल्कोहल द्वारा। तो जब हम इसका जो है ऑक्सीडेशन कराते हैं, वही लिखा है व्हेन बेंजाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिड की प्रेजेंस में, और यहाँ पे एक पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि हमारे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है बेंजाइल अल्कोहल, लास्ट में हमारा बेंजोइक एसिड बनता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने 4 मेथड बताए हैं कि कैसे हमारा बेंजोइक एसिड बनता है, या बोले तो कैसे हमारा एरोमेटिक एसिड बनता है। बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देखोगे, सबसे पहले बेंजोइक कलरलेस इन सॉलिड स्टेट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये जो है सॉलिड स्टेट में बोले तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कलरलेस होता है, ठीक है। इट हैव फैंटली प्लीजेंट ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होता है ना बहुत ही मतलब अच्छा होता है, प्लीजेंट होता है,
मतलब बेहद सुखद, जैसे मैंने हिंदी में लिख ही दिया है, ठीक है। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी। इसके अलावा इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होता है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट जो है 122.3 डिग्री सेल्सियस होता है, जितने पे मेल्ट हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 249.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप ध्यान रखने लें। नेक्स्ट देखिए वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहला सोडियम बेंजोएट सॉल्ट फॉर्मेशन। तो जब बेंजोइक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जैसे कि ये एक एसिड है, तो जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वही है, यानी कि बेंजोइक एसिड जब सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम बेंजोएट बनता है, यानी कि ये हमारा एक सॉल्ट होता है और वाटर यहाँ से रिमूव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर कब बनता है, देखिए जब बेंजोइक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 यानी कि एसिड की प्रेजेंस में, तो ये हमारा एस्टर देता है। तो सिंपली देखिए वही है, बेंजोइक एसिड है और यहाँ पे हमारा इथेनॉल है, और H2SO4 की प्रेजेंस में हमारा ये इथाइल बेंजोएट देता है, ये हमारा एक एस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिडक्शन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो ये रिड्यूस भी हो जाता है, जैसे कि बेंजाइल अल्कोहल से पहले बन भी रहा था, यानी कि ऑक्सीडेशन से बन रहा था। अगर हम इसको ही जो बना है उसको अगर रिड्यूस कर दें, यानी कि बेंजोइक एसिड को रिड्यूस कर दें, तो हमारा वही प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने देखा था बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो बेंजोइक एसिड बन रहा था। अगर बेंजोइक एसिड बना है उसका हम रिडक्शन करा दें तो हमारा ये बनता है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं है, बस रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना होगा, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसके साथ ही रिड्यूस होकर के हमारा बेंजाइल अल्कोहल देता है। नेक्स्ट देखिए वह डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन कहने का मतलब है व्हेन बेंजोइक एसिड हीटेड विद सोडा लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट, सो इट गिव बेंजीन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। बेंजोइक एसिड है तो ये सोडा लाइम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, और किसकी प्रेजेंट है यहाँ पे, कैटलिस्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसके साथ में जब ये जो है क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो हमारा बेंजीन बनता है। बोले तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 यहाँ से बाहर निकल जा रहा है सिंपली, तो बेंजीन बन रहा है और हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वह नाइट्रेशन। तो ये जो नाइट्रेशन जो आप देख रहे हैं वही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। फिनॉल में देखिए हमने, बेंजीन में देखिए, एरोमेटिक अमीन्स में देखिए, अब हम लास्ट में इसमें भी देख रहे हैं। तो क्या है कि कोई भी जो बेंजोइक एसिड है अगर हम उसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कुछ नहीं, नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ, या बोले तो जो हमारी ये बेंजीन रिंग है यानी कि एरोमेटिक एसिड है उसके साथ में, तो ये बनता है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्योंकि मेटा पोजीशन पे ये अटैच हुआ है नाइट्रो ग्रुप। तो ये जो रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन कहलाती है। तो अभी तक हमने देखी उसकी प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसकी, बेंजोइक एसिड की या एरोमेटिक एसिड की। अब हम देख लेते हैं उसके यूज़ कि कहाँ पे बेंजोइक एसिड यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है आपने देखा होगा, जो स्किन की डिसीज़ होती है ना, फंगल इन्फेक्शन, अगर आपके दांत खाज खुजली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर आपको ये नहीं जा रहे हैं तो आप सिंपली मेडिकल स्टोर पे जाएं, बेंजोइक एसिड का पाउडर लें, उसको डायरेक्टली गलती से भी नहीं लगा लेना वरना बहुत ज़्यादा जलन कर देगा। उसको तेल में या फिर किसी और अदर लिक्विड में, इथेनॉल वगैरह में उसको मतलब मिक्स करें और तब अपने जहाँ भी इन्फेक्शन है वहाँ पे लगाएं, तो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है, मतलब उसको बिल्कुल जला देता है जो भी फंगस होता है। नेक्स्ट है देखिए वो हमारा फूड प्रिजर्वेटिव, जो हमारी इंडस्ट्री होती है उसमें फूड को प्रिजर्व करने के भी काम आता है, उसको बचा करके रखता है माइक्रोब से। इसके अलावा जो लिपस्टिक्स जो होती हैं कॉस्मेटिक्स में, तो ये उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका रोल है किसका, बेंजोइक एसिड का। इसके अलावा है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, जो डाइज होती हैं ये जो हमारे इंसेक्ट रेपेलेंट होते हैं, रेपेलेंट यानी कि जो इंसेक्ट वगैरह को भगाती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे भी इसका रोल होता है बेंजोइक एसिड का। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने ना यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करे हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। एंड इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम बाकी की जो तीनों रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, और आपको जो सिलेबस आप यहाँ पे कम टाइम में केवल 2 वीडियोज़ को देख करके कवर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।